हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द दृष्टि आईएएस दृष्टि का घटना चक्र का करंट अफेयर। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले भी 3-4 लेक्चर, लगभग 4 लेक्चर हम लोग खत्म कर लिया है। हम लोग 5वां लेक्चर खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बायलिंगुअल है। ठीक, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि बुक हो तो सही है यार, बुक रहेगा ना थोड़ा रिवाइज करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो बुक जो मैं जो हाईलाइट करूँगा ना ग्रीन कलर से, तो उसको हाईलाइट कर लेना बुक में। और जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा उसको मैं स्पीड रेट में पढ़ दूंगा। ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट गाइस फ्रॉम द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से हम लोग पढ़ना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई इवैल्यूएट्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर एनर्जी सिस्टम एंड their readiness for energy transition. Under the ETI, 118 countries of the world are ranked on the basis of their performance across the following three dimensions of energy system: equity, affordable access to clean energy and sustainable economic development, environment sustainability, energy security. In June 2025, the World Economic Forum (WEF) released the Energy Transition Index. This index was published as part of the report Fostering Effective Energy Transition 2025. It is noteworthy that this is the 50th edition of the report. In this index, Sweden ranked first, while the Democratic Republic of Congo ranked the last. ठीक है, टाइप 5 कंट्री कौन है? स्वीडन है 77.5, फिनलैंड है, डेनमार्क है। ये बस पहला बार याद रखना, स्वीडन इसमें एनर्जी में आता है बेस्ट। ठीक है, in India 2025, India ranked 171st among 118 countries with a score of 23.3. ठीक, तो हो गया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, हम लोग यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है ना, 2026 का 2026 का हम लोग रैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे आज से क्वेश्चन पहले आता था, आजकल पहले आया तो मतलब पूछ भी सकता कभी भी। तो बी रेडी विद दिस। क्या बोल रहा है इसमें? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 का है। इंडिया हैज अचीव द बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन द क्यूबस वर्ल्ड। ठीक है, क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 रिलीज्ड ऑन 19 जून। ठीक है, विद 15 इंस्टीट्यूशन featured up from the 46 in 2025 and just 11 in 2015, marking a 390%. Yeah. मतलब 46 से 54 इंस्टीट्यूशन इसमें आए हैं, मेकिंग ए 390% इंक्रीज ओवर द पास्ट डिकेड्स. IIT Delhi has emerged as the top ranked Indian institution, moving up from 150th to 123rd position. The rank is improved हुआ है. It is the highest ever ranks. This growth position India 54th as the fourth most represented country globally, following the United States 198. ठीक है, United Kingdom 90 and China 72. New entrants कौन है? 8 Indian university made their debut in 2026 ranking the highest number of the new entries from any country this year. IIT गांधीनगर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, अशोका यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, शिवनाथ यूनिवर्सिटी, कृष्ण बिमटूब यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज। ठीक है, MRIIRS। ठीक है, इंस्टीट्यूशन देखिए IIT दिल्ली का है, कितना रैंक है इसको बस इतना जानिए। IIT दिल्ली ने टॉप किया इसमें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ठीक है, 123। ठीक है, IIT में मेरा भाई भी पढ़ता है। ठीक है, तो उतना पता है इसके बारे में बहुत कुछ। ठीक है, IIT का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है यार, मतलब वहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ी बात है। पहुँच गए बस, आप डिक्टेंशन लग गया, इंटेलिजेंट तभी पहुँच पाएंगे, नहीं तो भूल जाइए। ठीक है, तो तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपको छोटे भाई तैयारी कर रहे होंगे, आप तो भाई ग्रेजुएशन वाले होंगे, तो मतलब अच्छी बात है। यहाँ देखना, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है। फिर इसके बाद अब इसको यार कितना याद करेंगे, बस पहला वाला याद रखिए, दिल्ली है बस। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा पढ़ाओ, थोड़ा पढ़ो एंड रिवाइज करो बहुत ज़्यादा। एंड ये क्या हो गया, ये तो रैंकिंग वाला क्या है, ये सब इंस्टीट्यूशंस है। एंड देन यूनिवर्सिटी कौन है वर्ल्ड की टॉप? देन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT है USA का। ठीक है, MIT है USA का, USA का MIT है। ठीक है, उसको याद रखना। ठीक है, फर्स्ट रैंकिंग पे यही आ गया। ठीक है, MIT है, USA का फर्स्ट रैंकिंग पे आएगा। USA का है,
और सब इंपीरियल कॉलेज लंदन का, यूके का है, स्टैनफोर्ड यूएसए का, देन यूके का ऑक्सफोर्ड है, देन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये इन सब इंस्टीट्यूशन में पढ़ना बहुत बड़ी बात है यार, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको पैसा होता है, वो ऑलरेडी आसानी से पहुंच सकते हैं यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट क्या है देखिए, अ ड्रामेटिक एस्केलेशन ऑफ द हॉस्टिलिटी ईरान लॉन्च्ड। ईरान क्या लॉन्च किया था? इजराइल लॉन्च्ड ऑपरेशन राइजिंग लाइन। इजराइल ने लॉन्च किया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन, अ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स एंड ड्रोन अटैक्स टारगेटिंग ईरान न्यूक्लियर एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। की टारगेट्स इंक्लूडेड दिस ऑपरेशन वर द नाराज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है थी, एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इन तेहरान, मिलिट्री बेस इन ताब्रिज थी, एंड एन अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज साइट इन कर्म Kermanshah. This preemptive operation aimed to halt Iran's progress towards acquiring nuclear weapons. ठीक है, मतलब इंगेजमेंट करने से रोक रहे थे जिससे वो न्यूक्लियर बम न बना पाए। इन रिस्पॉन्स क्या होता है? इन रिस्पॉन्स ईरान ने क्या लॉन्च किया था? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ठीक है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, फायरिंग बैलिस्टिक मिसाइल एट इजरायली टारगेट्स विद एक्सप्लोजन रिपोर्टेड इन जेरूसलम एंड तेल अवीव में, मेकिंग ए मेजर रीजनल एस्केलेशन। यूएस ज्वाइंस द फ्रे, डायरेक्ट स्ट्राइक्स। यूएस ने भी डायरेक्ट स्ट्राइक किया था ऑन ईरानी न्यूक्लियर साइट्स। यूनाइटेड स्टेट्स हैज फॉर्मली इंटर्ड द कॉन्फ्लिक्ट विद प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान से मेजर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। कहाँ कहाँ को यूएस ने अटैक किया था? खर्दो में, नतांज में, ठीक है, खर्दो में, नतांज में एंड इस्फहान यूजिंग B-12 स्टेल्थ बम्स। बम था वो, आर्म्ड विद बंकर बस्टर बम था, बहुत खतरनाक बम था यार यूएस के पास। मतलब पहाड़ के अंदर था न्यूक्लियर साइट्स, उसने पहाड़ को खोद कर उसके अंदर जाकर उसको विस्फोट किया था भाई। यू कांट इमेजिन बट दिस इज ट्रू। दिस स्ट्राइक रिप्रेजेंट a critical shift. These strikes represent a critical shift, directly targeting infrastructure previously beyond Iran's operational reach. In response to growing tensions, the government of India has launched द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया था? ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिससे वहाँ के लोगों को ला जा सके इंडिया में। इंडिया हैज a strong track record in such operation as seen during 1991 Gulf War, the Libya crisis and Operation Ganga in Ukraine 2022। ठीक है, ठीक है। 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब ये न्यू नॉन परमानेंट मेंबर रहेंगे एंड यूएन न्यू सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, ये सब क्यों दे रहा है कि पीवाईक्यू पूछ चुके हैं आप लोग, पीवाईक्यू कहीं पढ़ना उसमें ये सब पूछे पहले, अब तो थोड़ा अजीब थोड़ा पूछते हैं, मतलब अजीब कैसे से यहीं से पूछते हैं और कहीं से नहीं पूछते हैं। In a major diplomatic event, the United Nations General Assembly elected 5 new non-permanent members to the UN Security Council (UNSC) for the 2026-27 term। ये 26-27 टर्म के लिए इन्होंने इनको इलेक्ट किया। ठीक है, इन्होंने इनको इलेक्ट किया है। कौन है? 3 कंट्री। दीज कंट्रीज कौन कौन है? बहरीन है, कोलंबिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, DRC है, लाइबेरिया, लातविया है। विल बिगिन देयर 2-year सर्विस फ्रॉम जनवरी 2026 से ये सब अपना सर्विस देंगे। ठीक है, आप हर कंट्री याद नहीं कर सकते, वहाँ भूल जाएंगे एग्जाम में। जो सत्य है भाई वो सत्य है, सत्य है मतलब परम सत्य है। ठीक है, याद कर लेंगे तो आपका अलग अलग सब्जेक्ट छूटेगा। लातविया हैज सिक्योर्ड अ सीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। हाँ, ये याद कर सकते हैं, लातविया जो है इसमें पहली बार इसमें आया है, बस इतना अच्छी बात है यार। मेकिंग मेजर डिप्लोमेटिक माइलस्टोन फॉर द ईस्टर्न यूरोप नेशन। द इलेक्शन वाज कंडक्टेड बाय द 193 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, इलेक्शन वाज कंडक्टेड बाय 193 members United Nations General Assembly in New York. A total of 188 members states cast their votes. Yeah, total of 188 member states cast their votes with a 2/3 majority required for a candidate country to win. A total of 188 member states cast their votes with a 2/3 majority required for a candidate country to win. These countries were chosen to fill the rotating 5 non-permanent seats on the 15-member Security Council. या fill the rotating 5 non-permanent seats on the 15-member Security Council। 10 non-permanent होता है, 5 परमानेंट होते हैं इसमें, बस इतना यानी सिक्योरिटी काउंसिल होता है। मेन डिसीजन किस कौन लेते हैं? तो परमानेंट मेंबर होता है, मेन डिसीजन लेता है और इससे हेल्प करते हैं। द यूएन's मोस्ट पावरफुल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन द इशू ऑफ पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात कर रही है। ठीक है, ठीक। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या बोल रहा है इसमें देखिए। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स WPFI 2025 रिलीज बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF रैंक्ड इंडिया
एट 151st एमंग 180 का, मतलब कंडीशन बहुत खराब है इंडिया का, इसको याद रखना। इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक, इसको याद रखना। एंड मेकिंग मार्किंग 8 प्लेस इंप्रूवमेंट फ्रॉम 150, पहले 159 था लेकिन अब 150, अब 151 हो गया, तो इंप्रूवमेंट हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है, अब इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है, इसको याद रखना। डिस्पाइट द क्लाइम इंडिया रिमेन्स द वेरी सीरियस कैटेगरी इंडिकेटिंग ऑनगोइंग चैलेंजेस टू प्रेस फ्रीडम। टॉप रैंक कंट्री कौन 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 है, इंक्लूडिंग नॉर्वे है, इस्टोनिया है, नीदरलैंड्स है, पायलेरिटिया, नॉर्थ कोरिया। टॉप कंट्री कौन है, नॉर्वे है भाई, इस्टोनिया है, बस इतना याद रखिए। टॉप कंट्री कौन है, नॉर्वे है। और वाली इरिट्रिया 188 थे, और इरिट्रिया बहुत खराब है कंडीशन। इथोपिया इथोपिया के बगल में इरिट्रिया है। नॉर्थ कोरिया का कंडीशन खराब है, चाइना का भी खराब है, या फिर चाइना को भी लोग रख दिए इसमें यार, बहुत खराब कंडीशन है। Among every country कौन, इंडिया रैंक्स अहेड ऑफ भूटान, पाकिस्तान, बट ट्रेल्स नेपाल 90th पे, मालदीव्स 104 पे, श्रीलंका 139 पे, एंड बांग्लादेश 149 पे। द इंडेक्स इवेलुएट्स 5 क्राइटेरिया: पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक प्रेशर्स, सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड जर्नलिस्ट सेफ्टी। गिवन इंडियाज डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क वेयर फ्रीडम ऑफ द प्रेस सिस्टम्स फ्रॉम आर्टिकल 190 क्लॉज 1, ठीक है, ये जो फ्रीडम की बात करता है ना, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 से आता है, ये क्लॉज 1 सब क्लॉज है of the constitution. The report serve as a reminder of the need to protect and promise and promote press freedom as a vital to democratic health, and promote press freedom, yeah, as a vital to democratic health, yeah, as a vital to democratic health. Trends in world military expenditure report, yeah. ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, देखिए यहाँ पर कितना मिलिट्री में एक्सपेंडिचर हो रहा है वो बताया इसमें। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसने जो है इस्टेब्लिश बाय इन 1966 बाय पार्लियामेंट ऑफ स्वीडन, ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सिप्री का बोल रहे हैं, जो कि रिलीज किया ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, डेडिकेटेड टू रिसर्च ऑन कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। सिप्री रिलीज द रिपोर्ट ऑन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इसको याद रखना, सिप्री ने इसको रिलीज किया है, ठीक है, सिप्री ने इसको रिलीज किया है। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर टाइटल ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ठीक है, टाइटल क्या था इसका, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 की बात कर रहा है। न्यूमरेबल फैक्ट्स क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिंग कितना था, 2718 बिलियन था इन 2024, विच इज 9.54% हायर देन इन 2023, ठीक है। This is the highest global military expenditure ever recorded in SIPRI, marking the 10th consecutive year of increase. मतलब लगातार ये बढ़ रहा है। Military spending rose in all regions of the world with particular sharp increase in the both Europe and Middle East, मतलब यूरोप में और मिडिल ईस्ट में ज़्यादा बढ़ा है। Between 2015 and 2024, between 2015 and 2024, global military spending increased by 37%, यह जो global military spending बढ़ी है। The 9.4% increase in 2024 was the largest year-on-year increase since at least 1988. The share of military expenditure in the world GDP rose to 2.5%. In the world's GDP rose to 2.5% in 2024. As a share of government expenditure, the global average of military spending rose to 7.1% in 2024. As per world capital military expenditure reached $334 and highest since 1990. According to the report, the world's top 5 military spenders कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन करता है, देखिए मिलिट्री स्पेंड, टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स इन 2024 कौन कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, रसिया है, ठीक है, चाइना है, रसिया है, पहले यूएसए है, फिर चाइना है, फिर रसिया है, फिर जर्मनी है, फिर इंडिया है, मतलब पहला इंडिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, इंडिया पाँचवें पे है। विच टुगेदर अकाउंटेड फॉर 60% ऑफ द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यार मतलब 60% ऑफ द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर ये 5 कंट्री करते हैं। सोचिए 193 कंट्रीज हैं यूएन में, उनमें से 5 कंट्री 60% एक्सपेंडिचर करते हैं, क्योंकि इनका जो है एरिया ही बड़ा है, और इनका एरिया भी कवरेज एरिया भी बहुत बड़ा है इस पर, ठीक है। इंडिया मिलिट्री एक्सपेंडिचर स्टूड एट, ठीक है, इंडिया मिलिट्री एक्सपेंडिचर स्टूड एट $86.1 बिलियन, ठीक है। इंडिया कितना है, $86 बिलियन है, ठीक है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मतलब इस रिप्रेजेंटेड 2.3% ऑफ जीडीपी, आम से इतना 2.3% ऑफ जीडीपी खर्च कर रहा है। इन एशिया इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर आफ्टर चाइना, एशिया में जो है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर आफ्टर चाइना के बाद ये सेकंड है, ठीक है। टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स कौन कौन है, देखिए यूएसए है, यूएसए लगभग 3.5%,
3.4 यार परसेंट स्पेंड करता है यार, देखना। मतलब ग्लोबल शेयर का 37%, चाइना जो है 1.7% खर्च करता है टोटल, और रसिया जो 7.1% खर्च करता है जीडीपी का। 5.5% ग्लोबल शेयर है। जर्मनी ये 1.9, इंडिया जो 2.3% खर्च करता है। तो चाइना से ज़्यादा ही खर्च करता है। ग्लोबल का कितना है? ग्लोबल का थोड़ा कम ही है, 3.2 है। ठीक, तो ओवरऑल 5वीं रैंकिंग पे है। द टाइम्स हायर एजुकेशन PHE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। टाइम्स हायर रैंकिंग, द टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 रिलीज, ठीक है, highlights India's rising academic stature with 26 Indian institutions featured among Asia's top 20 universities. The Indian Institute of Science ISC Bangalore leads the India entry at a joint 38th position with Suluni University, retains its title as India's top private university. Yeah. मतलब जो है ISC बड़ी खतरनाक है, देखना ये बहुत अच्छी चीज। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु लीड्स द इंडियन एंट्री टू ज्वाइन द पोजीशन। एक सुलूनी यूनिवर्सिटी है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें रैंक इसमें आया है, ठीक है, 146 रैंक। टॉप 5 यूनिवर्सिटी कौन है देखना, इन एशिया कौन कौन है? टी सिंगुआ, टी सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना का है, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का है, फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का है, ठीक है, सिंगापुर का है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान का है, ठीक है। China dominates the top 10, holding 5 positions, while Hong Kong 6 university, ठीक है, all enter the top 50 for the first time since 2017, ठीक है। India ISC scores 85.2 overall, is excelling in industry engagement and performing strongly in teaching 68.1 and research quality 64.1, ठीक है। Anna University ranked 111th with a notable research quality score 18, ठीक है। Sulini University, ठीक है, Sulini University ranked 5th in India, stood out among private institutions with 81.5 in research quality and 71.4 in international outlook, ranking second and fourth in India respectively in this category, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन है रैंकिंग आप है। इंडियन यूनिवर्सिटी क्या है बताना। रैंकिंग क्या है बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पूछा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहले पारा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे, मतलब 38 रैंक का पूरा। फिर उसका अन्ना यूनिवर्सिटी, फिर IIT इंदौर है, फिर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टा में, सुलोनी यूनिवर्सिटी। अब बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट साइंस उसके बाद है, ठीक ना। वर्ल्ड पीस रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 टाइटल ए न्यू पॉलिसी consensus to accelerate social progress released on by UN DESA in collaboration with UN Wider, United Nations Wider Social Report 2025 इसको द्वारा रिलीज किया गया UN DESA in collaboration with UNU Wider, UNU Wider. The report highlights the urgency of the building inclusive, equitable and resilient society through fair taxation, universal social protection and renewed multilateralism. It stresses that global inequality, insecurity and distrust are worsening, calling for a new global policy consensus. Key findings came about 60% of the global population is worried about losing jobs with 60% of the global population is worried about losing jobs with 690 million people still living in extreme poverty। यार बहुत खतरनाक है यार, मतलब डर में है, मतलब 60% लोग को उनका जॉब जो लॉस में चला जाएगा। इनकम इनक्वालिटी है वाइडन इन 2/3 ऑफ द कंट्री, ठीक है, मतलब 2/3 ऑफ द कंट्री फैल गई है। द रिचेस्ट 1% ओन मोर वेल्थ देन 95% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, खतरनाक देखना। richest 1% own more wealth than 95% of the world population, देख लिए। Labor market remain fragile with informed and precarious jobs dominating in Africa and South Asia, leaving workers vulnerable. Over half of the world's population has no trust in governance, largely due to economic distress, misinformation, and governance failure. In 2024, 1 in 5 people faced climate shocks, while one in 7 experienced conflict, undermining development progress.
Positive trends, more than 1 billion people have been lifted out of extreme poverty since 1995. 1995 से 1 बिलियन पीपल जो है लिफ्ट हुए हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी से, ठीक है। ग्लोबल गेन्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्लोबल गेन्स हैव बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। ग्लोबल गेन्स जो है रिकॉर्ड हुआ किसमें, लिटरेसी में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एक्सेस टू इसेंशियल सर्विस में, ठीक है। लिटरेसी में रिकॉर्ड हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में एंड एक्सेस टू इसेंशियल सर्विस में, ठीक है, एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज के लिए, ठीक है, याद रखना, ठीक है। लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, ये हो गया। यहाँ देखना ग्लोबल विंड रिपोर्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखना। ग्लोबल गेन्स हैव रिकॉर्डेड इन लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज, ठीक, ठीक है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट क्या है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट बताइए। द ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 बाय द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल वांट्स द प्रोजेक्टेड, ग्लोबल विंड रिपोर्ट किसके द्वारा है, बाय, इसे आएगा नहीं लिख पढ़ लेना चाहिए इसे थोड़ा बहुत, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। Once the projected wind capacity will achieve only 77% of the 2030 target, putting net zero goals and Paris Agreement commitment at risk. Limit warming to below 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पेरिस एग्रीमेंट क्या था बताइए। पेरिस एग्रीमेंट था ग्लोबल टेम्परेचर है उसको लिमिट रखना है 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, 2030 तक। मतलब इस सेंचुरी में 21st सेंचुरी में जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इसको बेस मारकर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उसको बेस मारना, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसको रखना है, इससे ज़्यादा नहीं होने देना है एटलीस्ट। Global wind power installation 2024 at total of 170 gigawatt of new capacity installed in 2024, slightly higher in 116.6 gigawatt in 2013. This raised the global cumulative capacity to 1136 gigawatt. Regional performance, China जो है contributed 70% of the new capacity in 2024. China जो है contributed 70% of the new capacity in 2024. Of new capacity in 2024, maintaining global leadership. China contributed 70% of the new capacity in 2024, ठीक है। मेंटेनिंग ग्लोबल लीडरशिप, मतलब सबसे ज़्यादा लीड कौन कर रहा है, वो विंड एनर्जी में चाइना कर रहा है 70% ऑफ न्यू कैपेसिटी। यार अदर लीडिंग मार्केट्स कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्राजील है, इंडिया है, जर्मनी है। ऑफशोर विंड 1 गीगावाट ऑफशोर कैपेसिटी वाज एडेड in 2024, a 26% decline हुआ इसमें compared to 2023. विंड एनर्जी इन इंडिया क्या है, 35 मार्च 2025 तक कितना है इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया में 50.04 गीगावाट है, कुमुलेटिव एनुअल ग्रोथ कितना 4.15 एडेड है, ठीक। ग्लोबल रैंक कितना 4th है, देखिए विंड एनर्जी में याद रखना पूछता एग्जाम में, 4थे नंबर पर है, चाइना, यूएसए, जर्मनी के बाद जो है 4थे नंबर पर, ठीक है। ग्लोबल रैंक 4th है आफ्टर चाइना, यूएसए एंड जर्मनी के बाद, ठीक है। आफ्टर चाइना, यूएसए एंड जर्मनी के बाद इसका 4th रैंक है। टॉप स्टेट कौन से, गुजरात है, देखिए टॉप स्टेट पहले तमिलनाडु आता था लेकिन गुजरात आ गया है, फिर कर्नाटक आ गया, फिर तमिलनाडु आ गया। हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई। विंड एनर्जी में इंडिया 4थे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, पहले कौन है चाइना, फिर यूएसए, फिर जर्मनी। अब स्टेट कौन है टॉप नंबर पे, गुजरात इसमें, ठीक है। विंड एनर्जी प्रोडक्शन में गुजरात है, फिर कर्नाटक, तब तमिलनाडु, 30 नंबर तमिलनाडु, फर्स्ट गुजरात है, इसको भूलना मत, ठीक है, भूल नहीं जाना है, ठीक है, याद रखना। एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस क्या है, देखिए 18,000 मेगावाट पर ईयर विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ऑफशोर पोटेंशियल न्यू गुजरात 36 गीगावाट, तमिलनाडु 35 गीगावाट अराउंड है, ठीक है। पोटेंशियल की बात कर रहा है, मतलब इतना है कैपेसिटी। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात कर रहा है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अब कौन रिलीज करता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है, ठीक है। रिलीज इट्स 13th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, वेयर इंडिया रैंक 43rd आउट ऑफ 55 कंट्री, मतलब इंडिया थोड़ा रैंक थोड़ा गिरा, पहले 39 था यार, नहीं तो इनोवेशन में था, इसमें सही है, ठीक है। फिर भी खराब हुआ है यार, पहले तो 42nd था, अब देखिए 43rd हो गया, थोड़ा बहुत गिरा है एक तरह से।
वेयर इंडिया रैंक कितना रैंक किया है, 43rd किया है आउट ऑफ 55 कंट्री, ठीक है, विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 36.45%। इंडिया रैंक वाज 42nd इन 2024 इंडेक्स। इंडिया का रैंक कितना है, 42nd है इन 2024 इंडेक्स। ठीक, तो याद रखना भाई, ठीक है। इंडिया का रैंक कितना है, 42nd है इन 2024 इंडेक्स। ठीक, और इसमें कितना है, इसमें 43rd है। ये हाइलाइट्स क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, several EU member states, Japan and South Korea continue to dominate the top 10 ranking. Saudi Arabia, United Arab Emirates and Kuwait recorded the most significant improvements in 2025. With score increase of 17.55, 11.22% and 8.87% respectively. टॉप नेशंस कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स यूएस में टॉप कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स यूएस में टॉप रैंकिंग पे, याद रखना भाई, ठीक है ना। 95.17%, यूके 93.98%, ठीक है, यूके जो है 93.98%, ठीक है। ये 23 economic score over 70% in the patents related rights and limitations category, with 31 nations scoring above 50%, reflecting a reasonably strong global average of 59.82%, the fifth highest category average under index. Only 9 out of 55 economic failed to achieve a score of 50%. Only 9 out of 55 economic failed to achieve a score of 50% or more in trademark related products. टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट क्या बोल रहा है इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट ये इम्पोर्टेंट है, ये भी थोड़ा मतलब ऐसा ये इम्पोर्टेंट नहीं याद रखना है इतना भी, जहाँ एआई जुड़ जाता है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको मान लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि इसमें एआई जुड़ा है ना। AI is transforming economies, creating opportunity, but also increasing the risk of inequality. The recent released technology and innovation report warns that while AI can be a powerful tool for progress, it is not inherently inclusive. मतलब सबको एक्सेस नहीं है AI का, ठीक है। On 7th April 2025, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) released the technology and innovation report 2025. Yeah. The central theme of this report, release the technology and innovation report उसने रिलीज किया था, ये कौन रिलीज किया था, यूनाइटेड ने, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसने रिलीज किया था क्या, रिलीज द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। द सेंट्रल थीम ऑफ दिस रिपोर्ट इज इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट, इंक्लूसिव आर्टिफिशियल, ठीक है, इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट इसका थीम था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय 2023, AI markets value is expected to reach 4.8 ट्रिलियन, मार्केट बढ़ेगा, मतलब AI का ज़्यादा पोटेंशियल आगे आने वाले फ्यूचर में, इसको याद रखना। However, access to AI infrastructure and expertise is limited to only a few economic. Just 100 firms, mainly in the United States and China, account for 40% of the global corporate R&D spending. Yeah. Out of the leading tech giants such as Apple, Nvidia, and Microsoft has a market value of about 3 ट्रिलियन, तीनों मिला के, यार बहुत हाई है, इज इक्विवेलेंट टू द एंटायर जीडीपी ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मतलब इतना है यार ना, मतलब पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जितना पैसा हुआ मिला के इतना है, बताइए, एप्पल, एनवीडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट का जो मार्केट वैल्यू है। AI could impact 40% of the AI could impact 40% of the job worldwide, मतलब 40% जॉब वर्ल्डवाइड इम्पैक्ट कर सकता है, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, बट आल्सो, ठीक है, बट आल्सो रेजिंग कंसर्न अबाउट द ऑटोमेशन एंड जॉब डिस्प्लेसमेंट। इससे ऑटोमेशन बढ़ेगा, जॉब डिस्प्लेसमेंट भी होगा, याद रखना, मतलब आपको थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा इसमें। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स GTI 2025, ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, यार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए टेररिज्म एक्टिविटी बहुत इस फैल रही है ना, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ये इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हैज बीन रिलीज बाय, किसके द्वारा रिलीज किया गया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे रिलीज किया गया। ठीक, की पॉइंट कौन, देखिए बुर्किना फासो रैंक्स फर्स्ट इन द इंडेक्स, मतलब यहाँ कंडीशन बहुत खराब है, टेररिज्म बहुत हाई है यहाँ बुर्किना फासो में, क्योंकि देखिए बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर में गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो गया, वहाँ मिलिट्री राज है भाई यहाँ पे, बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म
पाकिस्तान रैंक सेकंड इन दैट, मगर पाकिस्तान का जो रैंक है ना, मतलब पाकिस्तान कंडीशन बहुत खराब है। किसके बाद? बुर्किना फासो के बाद। दिस इज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान हैज फेस्ड 1000 टेररिस्ट अटैक्स इन अ सिंगल ईयर, मतलब वहां पर 1000 अटैक्स हुए हैं। टेरर अटैक्स इन पाकिस्तान हैव इंक्रीज बाय 40%, वो बढ़ गए हैं तो पाकिस्तान में। अफगान एफिलिएट अफगान एफिलिएट तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, TTTP हैज बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेररिस्ट ग्रुप इन पाकिस्तान, ठीक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP हैज बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेररिस्ट ग्रुप इन पाकिस्तान। बहुत ज्यादा आतंक मचा रहे हैं लोग। इंडिया रैंक्स 14th इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इंडिया जो है रैंक कितनी है इंडिया की? 14th है इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। मतलब इंडिया का रैंक भी मतलब उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, फिर भी इम्प्रूवमेंट है नेपाली के पीछे। इंडिया का रैंक कितना है? 14th है इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, ठीक है, इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कितना है? 14th है, ठीक है, 14th है इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, ठीक। Islamic State has been described as the world's most dangerous terrorist organization. IS जो है ना, इस्लामिक स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है भाई, ये बहुत खतरनाक इस्लामिक स्टेट वाला। In this year index, the Sahel region has been described as the center of terrorism. Sahel region है ना, जो अफ्रीका वाला जो रीजन है यहाँ पे, ऐसा ऐसा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ऐसा ना, तो यहाँ पे साहिल रीजन जो सहारा है ना, सहारा के बीच से ऊपर होकर जाती है साहिल रीजन। तो साहिल रीजन में क्या है, यहाँ पे जो बहुत सारे ट्री लगाए गए हैं जिससे जो डेजर्टिफिकेशन को कम किया जा सके। तो डेजर्टिफिकेशन यहाँ फैल भी रहा है, इसको साहिल रीजन कहते हैं, जो थोड़ा यहाँ पर ट्री जो रीज फैले हैं, ठीक है, ये थोड़ा रोकने का काम करता है डेजर्टिफिकेशन को। ये सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा डेजर्ट यहीं पे है ना, वार्म डेजर्ट, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखना टॉप 10 अफेक्टेड कंट्रीज कौन कौन है, देखनी है। बुर्किना फासो जो पहले नंबर पे आता है, ये इसका रैंक जो है फर्स्ट है, ठीक है ना, इसका रैंक फर्स्ट है बुर्किना फासो। पाकिस्तान आता है दूसरे नंबर पे, ठीक है। बस इतना दो ही कंट्री नाम रहता है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद सीरिया, माली, नाइजीरिया, सोमालिया, निजर, अफगानिस्तान, कैमरून, बस इतना नहीं, दो कंट्री के नाम याद रखिए। दोनों का नहीं, मतलब बुर्किना फासो का नाम याद रखना, उसका पाकिस्तान, बस ये दो इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्री। इसके बाद इंडिया का है, इंडिया का रैंक कितना है? 14th है ना, अभी बताया हुआ है यहाँ पे, देखिए इंडिया का रैंक कितना है? 14th है, ठीक है, यहाँ 14th है इंडिया का रैंक, ठीक, इसका ध्यान रखना आप लोग। एंड अबाउट द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स देखना, इट इज रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, ठीक है, इट इज रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। किसके द्वारा रिलीज किया गया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको रिलीज किया गया, ठीक है। जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। It analyzes the impact of terrorism in 163 countries में एनालाइज किया है। It provides information about trends and patterns of terrorism, ये पैटर्न्स ये बताता है। अब देखना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में इंडिया का जो है इंप्रूवमेंट हुआ है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 रिलीज इन मार्च बाय द वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है। इसके द्वारा रिलीज किया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने इसको रिलीज किया है वेलबींग रिसर्च सेंटर ने। आज रैंक्स फिनलैंड जो है सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, 8th कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब लगातार जो है यह जो है सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री में आ रही है। कौन? फिनलैंड, जो कि कहाँ पे? वहाँ पे नॉर्डिक कंट्री है ना, नॉर्डिक कंट्री मतलब जो नॉर्दर्न पार्ट में है, जो आर्कटिक के पास है, ठीक है। द रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इन कोलैबोरेशन विद गालुप एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, मतलब यूएनएसडीएसएन जो है इसको भी रिलीज करता है, ठीक है। गालुप एंड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है इसको रिलीज किया, ठीक है। एंड एन इंडिपेंडेंट एडिटोरियल बोर्ड इसको रिलीज किया, ठीक है। अभी तक रैंक इसका इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना, कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, इसको रिलीज करता है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, इसको याद रखना। दिस इवैल्यूएट्स 147 कंट्री बेस्ड ऑन 6 ले इंडिकेटर्स, जीडीपी पर कैपिटा को इंडिकेट करता है एंड सोशल रिपोर्ट को भी ये इंडिकेट करता है, ठीक है। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी, ठीक है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी, ठीक है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी देखता है। एंड फ्रीडम जनरॉसिटी, ठीक है, फ्रीडम जनरॉसिटी
एंड परसेप्शंस ऑफ करप्शन को ये देखता है, ठीक है। टॉप परफॉर्मेंस कौन, नॉर्डिक कंट्री लीड अगेन, फिनलैंड नंबर 1 पे है, ठीक है। देन डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन ऑक्यूपाई द टॉप 4 स्पॉट, कोस्टा रिका 6th प्लेस पे है, मैक्सिको 10th पे है, इंटर द टॉप 10 फॉर द फर्स्ट टाइम। Despite several conflicts and Israel, despite several conflicts and Israel ranks at 8th, मतलब गजब है यार। कैन एनीबॉडी बिलीव इट, इतना कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है यार इजराइल, लेकिन फिर भी देखना इजराइल का रैंकिंग 8 है। क्यों है, क्योंकि इजराइल हमास पे वार कर रहा है ना, इजराइल पे नहीं वार कर रहा है, हमास ज्यादा, इसलिए इजराइल जो है पीसफुल है। गजब है यार। तो इजराइल को 8th रैंक पे रखें, इसको याद रखना। मतलब इसको लिख सकते हैं, ठीक, क्रिटिसाइज करना रहे तब भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक तो यही कर रहा है ना, इजराइल ही कर रहा है वहाँ पे यार। हम्म? और वो लोग तो बेचारे अपना प्रोटेक्शन अब कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं लोग, ठीक है, पैलेस्तीन वाले। वेस्टर्न डिक्लाइन क्या है देखना। वेस्टर्न डिक्लाइन, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब डिक्लाइन हुआ इसमें, पीस के मामले में 24th है, यूनाइटेड किंगडम 23rd है। रिकॉर्डेड द लोवेस्ट रैंक्स एवर ड्यू टू द राइजिंग सोशल आइसोलेशन, 53% राइज इन पीपल डाइनिंग अलोन इन द यूएस ओवर 2 डिकेड्स, मतलब 53% राइज हुआ है इन पीपल डाइनिंग एलोन इन यूएस ओवर 2 डिकेड्स, मतलब अकेले ही खाना खा रहे हैं, ठीक है, ऐसा बढ़ा है, ठीक। तो न्यूक्लियर फैमिली का अब तो बढ़ रहा है ना कंसेप्ट, इसीलिए। लीस्ट हैप्पी कौन, देखिए अफगानिस्तान जो बेचारा लीस्ट हैप्पी, क्योंकि वहाँ पे कौन कौन आया, बाबर नहीं आया, तालिबान आया, गब्बर नहीं है, तालिबान आया है। अफगानिस्तान remains the lowest ranked, followed by Sierra Leone and Lebanon, driven by the conflict and instability. इंडिया रोज टू वन, ये रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है, इंडिया का रैंक 118 था, पहले कितना था, 126 था, पहले कितना था, 126 था 2024 में। अब जो है इसका रैंक कितना है, 118 है, ठीक है, 118 जो रैंक है, ये रैंक याद रखना है, दे कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है। एमंग 147 कंट्री, कितने कंट्री के बीच में, 147 कंट्री के बीच में, ठीक है। विद स्कोर इंक्रीज फ्रॉम 4 से 4.0 से 4.389, ठीक है। कैटेगरी वाइज रैंकिंग देखना कितना, 10th थी वॉलंटियरिंग में, 57th थी डोनेशंस में, 74th इन 74th कितना है, हेल्पिंग ए स्ट्रेंजर, ठीक है। वॉलेट रिटर्न रैंक, ठीक है, वॉलेट रिटर्न रैंक क्या हुआ, कैटेगरी वाइज रैंकिंग क्या था, 10th इनवॉलंटरी था, ठीक है, 57th डोनेशन था, 74th हेल्पिंग स्ट्रेंजर था। वॉलेट रिटर्न रैंक कितना था, 115 था, ठीक है, 115 बाय नेबर था, ठीक है। वॉलेट रिटर्न रैंक कितना था, 115 था बाय नेबर, ठीक है, 86 था बाय स्ट्रेंजर था, ठीक है, एंड 93 थर्ड था। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद नहीं है एग्जाम में, बस वो रैंकिंग याद रखना, और कौन पब्लिश किया था ये याद रखना, और कौन फर्स्ट पर था, फिनलैंड फर्स्ट पर था, और रैंकिंग इंडिया कितना है, 118 है, और कौन पब्लिश किया था, तो UNASDSN, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क पब्लिश किया था, बस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, बस इतना याद रखना। डिस्पाइट गेन इंडिया रैंक्स बिलो नेपाल, मतलब इतना परफॉर्म करने के बाद भी जो है ये पीछे, किसके पीछे है इंडिया, अभी पीछे है नेपाल के पीछे। देखिए नेपाल का इंप्रूवमेंट कितना हुआ, 92nd है, अभी भी इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब भी। पाकिस्तान 109th है, यूक्रेन जो है 111th है, एंड स्टेट ऑफ पैलेस्टीन जो 108th है। मतलब पैलेस्तीन को भी मतलब इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फिर भी ये लोग बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब इनको इनको पता नहीं कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। भाई पैलेस्तीन पूरा बर्बाद हो गया है, जाकर देखना, पूरा खत्म कहानी उसको चल रहा है इसमें, ठीक है। मतलब जनता भी है, बहुत कंडीशन खराब चल रहा है वहाँ पे। इंडिया तो बेटर परफॉर्म करती है, लेकिन पता नहीं कैसा रैंक, पॉपुलेशन हाई है ना, इसी वजह से शायद लोग देखते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025 क्या बोला था, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग बाय सब्जेक्ट इज द मोस्ट कंप्रेहेंसिव रैंकिंग इज इट्स काइंड, ठीक है, इज इट्स काइंड, highlighting the best institution worldwide. The first edition of this ranking was released in 2011.
इट टेक्स इनटू अकाउंट एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन एंड फैकल्टी रिसर्च। ठीक है, मेमोरेबल फैक्ट्स क्या है देखना। मार्च 2025 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025। In March 2025, the QS World University Ranking by Subject 2025 were released. In the Arts and Humanities category, the top institution is Harvard University USA। ठीक है, टॉप इंस्टीट्यूशन कौन है इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में? ठीक है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए का। ठीक है, टॉप इंस्टीट्यूशन कैटेगरी ऑफ द इन दिस कैटेगरी कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूशन में तो रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है इसमें। ठीक है, टॉप में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, एक मिनट। मतलब ह्यूमैनिटी में भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, डीयू जो बोलते हैं इसको। और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में कौन है टॉप में? MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए का है। ठीक है, यूएसए का है। ठीक है, यूएसए का। द टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट इन दिस कैटेगरी IIT दिल्ली है। IIT दिल्ली है मतलब टेक्नोलॉजी में। इन द लाइफ साइंस एंड मेडिसिन कैटेगरी में टॉप इंस्टीट्यूट कौन है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का। इन साइंस एंड मेडिसिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का। द टॉप इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट इन दिस कैटेगरी कौन है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल। एम्स जो है इसमें बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। इन द नेचुरल साइंस कैटेगरी में टॉप इंस्टीट्यूशन कौन? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। द टॉप इंस्टीट्यूशन इन दिस कैटेगरी कौन है? नेचुरल साइंस में ISC है बेंगलुरु का। इन सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट कैटेगरी द टॉप इंस्टीट्यूट कौन? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यार बहुत फेमस है दिख रहा है इसमें। ठीक है, हार्वर्ड जो हर सेक्टर में मतलब नंबर 1 पे चल रहा है। द टॉप इंस्टीट्यूशन इन दिस कैटेगरी कौन है? IIT दिल्ली है। किसमें? सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में। ठीक है, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट की बात कर रहा है। वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट देखना। वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट 2025 का क्या बोल रहा है इसमें? वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 coordinated by the World Water Assessment Program highlights the urgent global threats linked to glaciers and cryosphere। cryosphere मतलब जो आइस सुसनों से रिलेटेड होता है। The UN General Assembly declared 2025 as the International Year of Glacier Preservation। ये important point है। The UN General Assembly declared 2025 as the International Year of Glacier Preservation। ठीक है, International Year of Glacier Preservation and this year also marks the start of the decade of the action। ठीक है, and this year also marks the start of the decade of the action for cryospheric science 2025 to 2034 तक किया decade for action for the cryospheric science 2025-34 with UNESCO as lead agency। UNESCO इसको लीड करेगा। ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लेशियर क्राइसिस। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लेशियर क्राइसिस की बात देखना क्या बोल रहा है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लेशियर क्राइसिस एंड these glaciers have shrunk by 30 to 50% since 1980। now they supply 50% of the Amazon river। अमेजन रिवर को सप्लाई करता है ना एंडीज ग्लेशियर करता है। ठीक है ना, और लेकिन कितना श्रिंक हो गया है इसका जो ग्लेशियर? 30 to 50% हो गया। अफ्रीका ओनली ट्रॉपिकल ग्लेशियर माउंट केन्या। ठीक है, माउंट केन्या मतलब ओनली ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स है। माउंट केन्या, रेवंजोरी, किलिमंजारो में वैनिश बाय 2040 मतलब 2040 तक ये सब गायब हो जाएंगे। इतना ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है कि ये सब गायब हो जाएंगे। द हिंदू कुश काराकोरम हिमालय रीजन थर्ड पोल, इसको थर्ड पोल बोलते हैं। हिंदू कुश काराकोरम हिमालय रीजन को थर्ड पोल में लॉस 50% आता है ग्लेशियर बाय 2100 तक। ये जो ग्लेशियर लॉस कर देंगे लगभग 50% ग्लेशियर्स। ठीक, वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्राइसिस देखना क्या बोल रहा है। एग्रीकल्चर कंज्यूम। ठीक है, एग्रीकल्चर कंज्यूम 72% ऑफ वाटर इंडस्ट्री। ठीक है, एग्रीकल्चर कंज्यूम्स। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्राइसिस। ठीक है, एग्रीकल्चर कंज्यूम 72% ऑफ वाटर इंडस्ट्री 15%। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा कौन कंज्यूम करता है वाटर अवेलेबिलिटी क्राइसिस? सबसे ज्यादा ये करता है एग्रीकल्चर कंज्यूम करता है। याद रखना सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर करता है कंज्यूम। ठीक है, 72% करता है क्योंकि जो इंडिया है और सब कंट्री है ना बहुत सारे तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा कंज्यूम कराते हैं। ठीक है, और वाटर और इंडस्ट्री में कितना यूज करते हैं? 15%। बस देखिए 15% इंडस्ट्री यूज करती है। तो पॉइंट याद रखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ किया था इसी बेसिस पे कि कौन जो है किससे ज़्यादा वो निकलता है। ठीक, क्या निकलता है?
किससे ज़्यादा पॉल्यूशन ज़्यादा निकलता है, तो वही सब था उसमें। इंडस्ट्री दिया था, ऑटोमोबाइल दिया था, तो ये सब वही सब पता होना चाहिए, कॉमन सेंस का चीज़ है। तो एग्रीकल्चर ज़्यादा वाटर यूज करता है, उसके बाद इंडस्ट्री यूज करती है, उसके बाद हाउस होल्ड जो है 30% यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं? 13% यूज करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड जो है 13% इसको यूज करता है, ठीक है। From 2000 to 2021, from 2000 to 2021, ग्लोबल वाटर डिमांड रोज बाय 14%, ठीक है। ग्लोबल वाटर राइज कितना हो गया? 14% हो गया, ठीक। मेनली ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ, किसके कारण? अर्बनाइजेशन के कारण एंड ग्रोथ, ठीक है। मेनली ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ। 4 बिलियन पीपल फेस सीवर वाटर क्राइसिस, ठीक है। 4 बिलियन पीपल कितना फेस कर रहे हैं? सीवर वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं, ठीक है। सीवर वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है। एंड 2.2 बिलियन पीपल लैक सेफ ड्रिंकिंग वाटर फेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड 3.5 बिलियन लैक सेफ सैनिटेशन। क्लाइमेट डिजास्टर एंड एडॉप्शन की बात देखिए। ग्लेशियर लेक और बर्फ फ्लड, ठीक है। ग्लेशियर लेक और बर्फ फ्लड, GLOF, ठीक है। GLOF, ग्लेशियर लेक और बर्फ फ्लड हैव कॉज्ड 12,000 प्लस डेथ्स इन द लास्ट 2 सेंचुरी इन द हिमालयन रीजन। ग्लेशियर लेक और बर्फ फ्लड रिस्क में राइज 3-fold बाय 2100, मतलब ये बढ़ सकता है लगभग, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जिससे जो है मेल्ट होकर जो ग्लेशियर लेक होंगे ना, तुरंत फ्लड के रूप में डिजास्टर मचाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए उत्तराखंड में कितना फैला है, बहुत सारे डेथ हुआ है ना अभी जल्दी में उत्तराखंड रीजन में। लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2024, लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2024, इसको बताना इसमें लेवल्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2024 का। देयर हैज बीन अ रिमार्केबल डिक्लाइन इन चाइल्ड मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड सिंस द ईयर 2000। डिक्लाइन हुआ चाइल्ड मोर्टेलिटी में इन द ग्लोबल अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हैज ड्रॉप्ड बाय 52%, मतलब 52% जो ड्रॉप हुआ है ग्लोबल मोर्टेलिटी है। दिस अचीवमेंट रिफ्लेक्ट्स डिकेड्स ऑफ द सस्टेन इन्वेस्टमेंट and collaboration by the government, donors, health professionals, communities and families. Memorable facts कौन है? The levels and trends in child mortality report was released. This report was issued by the United Nations Interagency Group for Child Mortality Estimation. इसको UNIGM इसको रिलीज की थी। UN कौन रिलीज की थी? UNIGM ने इसको रिलीज किया था। According to it, in 2023, an estimated 4.8 million children died before reaching the age of 5, मतलब 5 ईयर पहुंचने के पहले उनका लगभग 4.8 मतलब 48 मिलियन लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। इंक्लूडिंग 2.3 मिलियन न्यूबॉर्न्स। बिटवीन 2000 एंड 2023, द ग्लोबल अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट U5MR फेल बाय अबाउट 52% घटा है। इन 2000 द ग्लोबल U5MR वाज अबाउट 76 डेथ्स पर, ठीक है, 1000 लाइव बर्थ्स व्हिच डिक्लाइन टू 37, डिक्लाइन इतना हुआ है। एंड 2023 alone 4.8 मिलियन चिल्ड्रन डाइड। ये सब याद नहीं होगा भाई, मैं पढ़ाऊंगा नहीं भाई, इस आप लोग पढ़ना होगा पढ़ लेना, आराम से पढ़े, याद नहीं, एग्जाम भूल जाएंगे, 100% बोलेंगे। इंडिया इज अमंग द टॉप परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड इन रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब इंडिया जो है टॉप परफॉर्मर है, इसको याद कर लेना, इमेज में भी काम आएगा। इंडिया इज द टॉप। अच्छा एमंग लिखा था, इंपॉर्टेंट नहीं है, एमंग जब लिख दें तो पूछता नहीं एग्जाम में, मतलब जान लेना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया की बुराई मत करना, ठीक है। करना जहाँ पे रियली फैक्ट बेसिस है तो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे जनरलाइजेशन तो वहाँ पे यू शुड नॉट, आई थिंक वी शुड बी पॉजिटिव यार, वी आर इम्प्रूविंग बेटर, ठीक है। इफ यू कंपेयर द प्रीवियस वन वी आर इम्प्रूविंग अ लॉट ड्यू टू द एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज एंड अदर फैक्टर्स, ठीक। अदर सिपरी रिपोर्ट क्या बोला, जो वीपन्स का ना दिखाया था कि कितना मिलिट्री में एक्सपेंडिचर हो रहा था, इससे इसमें बताता है। तो सिपरी रिपोर्ट 2025 क्या बोल रहा है? रिसेंटली इन मार्च 10, 2025, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी रिपोर्ट वाज रिलीज, ठीक है, सिपरी रिपोर्ट को रिलीज किया गया था, ठीक है ना, ठीक। ये हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट क्या है? द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर रिमेन स्टेडी कंपेयर टू 2010-14, मतलब ग्लोबल आर्म ट्रांसफर तेजी से बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। इट वाज हाउएवर 18% हायर देन the 2005 to 2009 level, ठीक है, 18% हायर है पहले के अपेक्षा। The top 10 armed sports remain the same as in 2015 to 19. USA increased its global share to 43%, a 21% rise from the previous period. 14 to 107 कंट्रीज में आर्म सप्लाई कर रहा है USA, ठीक है, 43% यार,
ठीक है, पहले 21% था, 43% हो गया, मतलब डबल हो गया, मतलब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, यूएस से जो है अपना वीपन्स बेच करके रीच हो रहा है, ठीक है। चाइना रैंक फोर्थ विद 5.9% ऑफ द एक्सपोर्ट। चाइना जो है रैंक फोर्थ पे बट फेसेस पॉलिटिकल रेसिस्टेंस फ्रॉम मेजर बायर्स। द यूएसए आर्म्स एक्सपोर्ट ग्रू at 21% between 2015 से 19 and 2022 to 2026-24. Saudi Arabia was the top buyers of US arms, 12% of the total US exports, ठीक है। other लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स, वही है यूएसए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, बस इतना जानना, ठीक है ना। 43% कह रहा हूँ, उसके बाद फ्रांस, फिर रसिया, फिर चाइना, जर्मनी। लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है? फिर यूक्रेन, लार्जेस्ट इंपोर्टर याद रखना, यूक्रेन, फिर इंडिया, फिर कतर, फिर सऊदी अरेबिया। चाइना dropped out of the top 10 for the first time since India remained the second largest global importer through its though its import fell by 93%, ठीक है। इंडिया जो सेकंड रैंक पे है यूक्रेन के बाद, तो इंडिया रिमेन द सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल इंपोर्टर, ठीक है। though its imports fell by 9.3%. इंडिया रिलायंस ऑन रसिया आर्म्स ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली, मतलब रसिया पे इंडिया ज़्यादा रिलायंस था ना इस पे वेपन्स के लिए, वो घट गया अब, ठीक है। अब घट गया, ऑयल पे भी घट गया, ठीक है, जितना सेक्शन लग रहा है ना घट गया अब, फ्रॉम 72% से 55% हो गया, फिर अब 36% हो गया। पाकिस्तान आर्म्स रिपोर्ट व्यू हुआ 61% बिटवीन 2015 से 2024 तक के। तो पाकिस्तान का मतलब घट बहुत ही बड़ा है यार, आर्म्स इम्पोर्ट 61%, मतलब वो लोग खरीद बहुत ज़्यादा रहे हैं। मतलब वहाँ पे भी किल्लत बहुत है, इसका मतलब वहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते लोग, मतलब टेक्नोलॉजी कम है, इसका मतलब ये दिखा रहा है ना, आप कुछ भी करते हो तो शो करता है, मतलब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एंड यू आर बाइंग मोर। चाइना बिकेम द इवन मोर डोमिनेंट एज इट्स सप्लायर, प्रोवाइडिंग 81% ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। पाकिस्तान आर्म्स अप फ्रॉम 74% टू 81%, इसमें आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं किसको? पाकिस्तान को। इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम क्या बोल रहा है यहाँ पे? इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 का इसमें बोला है, ये पब्लिश हुआ था 1995 में। फिर इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम इज एनुअल रिपोर्ट रिलीज बाय द हेरिटेज फाउंडेशन, वाशिंगटन डीसी में बेस्ट थिंक टैंक है, वहाँ से रिलीज हुआ था, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम की बात किया, ठीक है, इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम रिलीज बाय द हेरिटेज फाउंडेशन। बस इतना पूछेगा नहीं, लेकिन फिर पढ़ लेना इसको। मेमोरल फैक्ट्स क्या है? इन फरवरी 2025 द इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 वर रिलीज, दिस इज द 31st एडिशन ऑफ द इंडेक्स। The index presents a comparative study of the economic policy and condition of 176 sovereign countries. Three countries, Singapore, Switzerland, and Iceland, received a very high economic freedom. Very classified in the category of economic freedom. Singapore was declared the world's most free economy in this index. Wow, मतलब सिंगापुर जो है मतलब सबसे बेस्ट, मतलब वर्ल्ड फ्रीडम इसमें ज़्यादा दिया गया, ठीक है। सिंगापुर was declared the world's most freedom economy in the index, मतलब सिंगापुर में इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा फ्री है, ठीक है, और वहाँ लिबर्टी बहुत हाई है इकोनॉमी में। 26 इकोनॉमी स्कोरिंग 70 एंड 79.9, मोस्टली फ्री कैटेगरी में आता है। एग्जांपल्स कौन कौन है मोस्टली फ्री? ऑस्ट्रेलिया 6th रैंक पे आता है, जर्मनी 22nd एंड यूनाइटेड स्टेट 26, मतलब यूएसए जो 26 पे है, एंड जापान जो है इसका भी हालत खराब है, 28 पे है। एंड स्कोर बिटवीन इतना इतना है, मॉडर्निटी फ्री है, एंड 60 इकोनॉमी विद स्कोर इतना 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 मोस्टली अनफ्री है। अब मेजर इकोनॉमी लाइक इंडिया, ब्राजील एंड रसिया इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, किसमें? मोस्टली अनफ्री हैं, ठीक है। इंडिया, ब्राजील एंड रसिया किस में आते हैं? मोस्टली अनफ्री इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ज़्यादा रेगुलेट करती है इकोनॉमी को, यही बता रहा है, इसका मतलब यही बता रहा है, ठीक है ना। इन द इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 इंडिया स्कोर मोस्टली अनफ्री रैंक्ड 128, मतलब बहुत ज़्यादा हालत खराब है इंडिया का भी। इन द प्रीवियस ईयर 2025 इंडिया वाज रैंक्ड 126, पहले सही था लेकिन अब खराब हो गया। एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है क्या है? एक कम्युनिस्ट कंट्री एक तरह से बोल सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है टोटली कंट्रोल करती है पूरी इकोनॉमी को, ठीक है, इसलिए इसका सबसे खराब रैंक है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बता रहा है। ये इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको रिलीज करने वाला यहाँ पे अलग है, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, ठीक है, इसको याद कर लेना। इवेल्युएट 81 एंड 18 कंट्रीज को इवेल्युएट करता है इसमें, ठीक है। 0 हाईली करप्ट, 0 रैंक मिल गया आपको, मतलब 0 स्कोर मिला तो आप हाईली करप्ट है, 100 मिला तो वेरी क्लीन है भाई, ठीक है। 100 मिलना मुश्किल है, ठीक है, वेरी क्लीन बता रहा है। द ग्लोबल एवरेज रिमेन्स लो एज 43 विद 2/3 ऑफ द कंट्री स्कोर बिलो 50 रिफ्लेक्टिंग परसिस्टेंट गवर्नेंस चैलेंज, मतलब करप्शन बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में, ये दिखा रहा है। इंडिया परफॉर्मेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया रैंक 96, इंडिया जो है रैंक किया 96
Shares with Maldives dropping from 93rd third in 2023, Gideon's score falling to 38th from 39. ठीक है, and dropping from 93rd in 2023, विदेश स्कोर फॉलिंग टू 38 फ्रॉम 39। स्कोर मतलब गिर गया है। और इंडिया का मालदीव का एक ही साथ है, मतलब इंडिया का रैंक बस इतना याद रखना कि 96 था, इंडिया का रैंक 96। दिस इंडिकेट सिग्निफिकेंस इन एंटी करप्शन पर, ये क्या दिखाता है, सिग्निफिकेंट इंडिकेट स्टैग्नेशन इन एंटी करप्शन एफर्ट। ठीक है, स्टैग्नेशन दिखाता है एंटी करप्शन एफर्ट, मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया जा रहा है इसमें। Among its neighbor, China 76 रैंक है, रैंक सिग्निफिकेंटली हायर, वाइल पाकिस्तान 135, मतलब पाकिस्तान में और ज़्यादा हालत खराब है। श्रीलंका 121 एंड बांग्लादेश 151 रैंक लोअर। ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है, टॉप परफॉर्मर कौन है, डेनमार्क है। ठीक है, तो डेनमार्क में ज़्यादा करप्शन नहीं है। ठीक है, लीड्स 7th विद स्कोर 90, मतलब 100 स्कोर किसी का नहीं है, कहीं ना कहीं करप्शन रहता है इसमें। तो डेनमार्क का कितना है लीड, मतलब परफॉर्मेंस का बेटर है 90 स्कोर के साथ। फिर इसका फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है, फिर न्यूजीलैंड है, मतलब पहले नंबर पर याद रखना डेनमार्क है। ठीक है, बस इंडिया का 196 है। 2 आर थिंग्स इंपॉर्टेंट है। लोअर रैंक्स कौन था, सबसे खराब रैंक किसको मिला, साउथ सूडान को मिला। ठीक है, सबसे सूडान को लोवेस्ट रैंक मिला, बस इतना याद रखना। ठीक है, सबसे खतर मतलब लोवेस्ट रैंक मिला साउथ सूडान को मिला है। ठीक है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ तब भी जब पूरा गोला करते रहा हूँ तब याद रखना इंपॉर्टेंट है, बस एक ही कंट्री का नाम याद रखना। ठीक है, सोमालिया वेनेजुएला भी है। डेमोक्रेटिक लिंक फुल डेमोक्रेटिक रेंज के यार फालतू इस पर दिया है, याद नहीं होगा एग्जाम में। लॉन्ग टर्म शिफ्ट कौन है, फिर मालदोवा, गुवैत, उरुग्वे, सोर्स, सीपीआई, मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है सब में कंट्री में। डिक्लाइन कौन है, 47 कंट्री डिक्लाइन इंक्लूडिंग डेमोक्रेटिक, लाइक यूएसए में डिक्लाइन हुआ है, मतलब करप्शन बढ़ा है यूएसए में, इसका मतलब। न्यूजीलैंड एंड अथॉरिटेरियन स्टेट्स लाइक रसिया एंड इस्वातिनी में बढ़ा है करप्शन। ठीक, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI is a tool that evaluates the impacts of the extreme weather events on countries and the region. This index has been published since 2006. Memorable facts कौन है, February 12, 2025, the environmental organization German Watch released the climate risk index। ये याद रखना कौन रिलीज करता है इसको, environmental organization जर्मन वॉच। ठीक है, जर्मन वॉच रिलीज द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को रिलीज किया था 2025 का। ठीक है, according to this index, between 1993 and 2022, more than 7,65,000 people worldwide died due to over 9,400 extreme events के कारण इनका डेथ हो गया था। Between 1993 and 2022, these 9,400 plus extreme weather events caused direct losses of about $4.2 trillion का लॉस हुआ था इसमें। During this period, highest number of deaths globally occurred due to स्टॉर्म। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा डेथ किसकी वजह से हुआ, स्टॉर्म की वजह से हुआ, याद रखना। फिर हीट वेव्स का हुआ 30%, फ्लड्स का हुआ 27%। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉस इन दिस पीरियड वर caused by स्टॉर्म 56%, मतलब सबसे लॉस हुआ है स्टॉर्म के कारण। अब देखना क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्री कौन है। सबसे ज्यादा अफेक्ट कंट्री देखिए, पाकिस्तान जो है ज़्यादा डिपेंड रहता है ना इस पे, यूएसए पे, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, हालत जो है बहुत ख़राब है, क्योंकि सबसे ख़राब परफॉर्मेंस इसी का, मोस्ट अफेक्टेड कंट्री यही है पाकिस्तान का। उसका बेली जिसको इटली है, इटली भी देखिए डेवलप्ड कंट्री है, फिर भी हालत ख़राब है इसकी। यहाँ पे भी स्टॉर्म आते रहते हैं। टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज कौन है, डोमिनिका है। ठीक है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 1993 से, मतलब इसके पहले कौन था, ठीक है, डोमिनिका था, फिर चाइना, फिर होंडुरास है। ठीक है, over 30 years India ranked 6th among the most affected country by extreme weather। इंडिया का रैंक याद रखना, इंडिया का रैंक आपको याद करना पड़ेगा। इंडिया रैंक्ड 6th among the most affected country by the extreme weather events। EIU Democracy Index 2024। The Democracy Index is published by the, ठीक है, Economist Intelligence Unit in February। अभी याद रखना कौन पब्लिश करता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, EIU, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। द इंडेक्स ऑफर्स स्नैपशॉट ऑफ द स्टेट ऑफ द डेमोक्रेसी इन 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड 2 टेरिटरीज कवरिंग ऑलमोस्ट द एंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन excluding micro states। The democracy index assigns a country scored 0 to 10 scale based on 5 key categories: electoral process, pluralism, functioning of the government, political participation, political culture, and civil liberty. Based on the performance in these categories, each country is classified into one of the 4 regime criteria।
Based on the performance in these categories, each country is classified into one of four regime types. ठीक है, one of four regime types. ठीक है, one of four regime types. ठीक है, based on performance in these category, each country is classified into one of four regime types: full democracy, flawed democracy, hybrid regime, and authoritarian regime. Theme of the 2024 report: the central focus of the 2024 report is the declining effectiveness of, the central focus of the 2024 report is the declining effectiveness of the representative democracy. ठीक है, declining effectiveness of representative democracy while is failing large numbers of citizens globally. ठीक है, global findings या democracy index 2024, only 37 countries recorded an improvements in their democracy index score. ठीक है, मतलब सिर्फ 37 इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो इंपॉर्टेंट नहीं आई विल नॉट टीच. ठीक है, दिस मीन द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी 130 out of 167 countries otherwise worsened or did not improve. The global average democracy index score declined to 5.17 in 2024, down from 5.23 in 2023, indicating a slight fall of 0.06 point. India is classified as flawed democracy. इंडिया को अब ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कोई पूछ सकते हैं तो पूछ लेंगे. इंडिया इज क्लासिफाइड एज फ्लॉड डेमोक्रेसी, इसमें बोला है इन EIU. ठीक है, कौन रिलीज करता है यहाँ पे देखना ना, EIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करता है. ठीक है, मतलब फ्लॉड डेमोक्रेसी है इन EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स. दिस क्लासिफिकेशन टिपिकली रिफर्स टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट द इश्यू इन द गवर्नेंस, पॉलिटिकल कल्चर, सिविल लिबर्टी और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दैट हिंडर फुल डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को हिंडर करता है. और डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन टॉप पे है? नॉर्वे जो है टॉप पे है. ठीक है, डेमोक्रेसी में नॉर्वे इज टॉप 1 रैंक, फर्स्ट है इसका. ठीक है, नॉर्वे का. फिर न्यूजीलैंड सेकंड पे. इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का 41 रैंक है इसमें. ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स. ठीक है, देन क्या है यहाँ पे सबसे लोवेस्ट कौन है? लोवेस्ट है अफगानिस्तान का, सबसे लोवेस्ट रैंक है इसका 167 है. ठीक, चेंज इन रैंक मतलब कोई चेंज नहीं हुआ इसका लाइफ में. ठीक है, म्यांमार फिर नॉर्थ कोरिया है. वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 का रिपोर्ट देखना. वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच इज ए नॉमिनेशन बेस्ड प्रोग्राम दैट कनेक्ट्स लोकल हेरिटेज प्रिजर्वेशन विद ग्लोबल अवेयरनेस एंड एक्शन. द वॉच लिस्ट वॉच लॉन्च्ड इन 1996 एंड इज अनाउंस्ड एवरी 2 ईयर्स. ठीक है, एवरी 2 ईयर्स में इसको लॉन्च किया जाता है. मेमोरेबल फैक्ट्स कौन है? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड WMF अनाउंस्ड द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025. ठीक है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड जो है ना, इसने अनाउंस किया वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच को. ठीक है, इसने क्या लॉन्च किया है? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच को इसने लॉन्च किया. ठीक है ना. अ टोटल ऑफ 25 साइट्स हैव बीन इंक्लूडेड. दी 25 साइट्स कौन है? 20 इस कहाँ का फाइल है? 29 कंट्रीज में है, ऑन 25 कॉन्टिनेंट्स एंड द मून पे भी है. ठीक है, एंड द मून पे भी है ये सब. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द मून हैज बीन इंक्लूडेड एज द साइट इन द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच. मतलब मून को भी इसमें रखा गया है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच में भी. At present, the moon has more than 90 historic sites. Moon कितने historic sites हैं? 90 historic sites है, which where spacecraft, ठीक है, where spacecraft made contact with the lunar surface. जहाँ spacecraft वहाँ उतरा था मून पे, उसको रखे हैं ये लोग 90 historical sites में. ठीक है, these include the Apollo 11 landing sites. Apollo 11 जहाँ उतरा था, मतलब पहली बार जो ह्यूमन गया था. ठीक है, यूरिन गॉगरिन नहीं थे वो, मतलब वहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग थे, गए थे वहाँ पे अपोलो 11 के थ्रू. ठीक है, तो उसको इन्होंने इसमें रख दिया. ठीक है, इसमें वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच में इसको रखा है अपोलो 11 साइट्स का. इट प्रिजर्व्स मोर देन 100 हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स एज वेल एज द फर्स्ट ह्यूमन फुटप्रिंट ऑन द मून. अभी भी वहाँ पे फर्स्ट ह्यूमन फुटप्रिंट वहाँ पे मून में है, क्योंकि वहाँ पे नो एयर है, कोई एयर नहीं है, इसलिए जैसे वहाँ पे चीज़ें सेम दे आर वहाँ पे. Indian sites from India have been included in the World Monument Watch. भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम एंड मूसी रिवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वहाँ पे. भुज हिस्टोरिकल, इसको याद रखना, पूछ सकते हैं लोग. भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम एंड मूसी रिवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग उसमें है. भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम है. द भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम आर लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में. ये भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम कहाँ पे? गुजरात में. ठीक, फिर देखना हमीरसार लेक. हमीरसार लेक कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द reign of the Rao Khangarji first in 16th century was designated to sustain the early development of Bhuj. ठीक है, the Musi River historical building following through Hyderabad. The Musi River is associated with the rich heritage collection. It reflects the transformation of this South Indian city from a medieval center into a modern metropolis. ठीक है, from medieval center into a modern metropolis. ठीक है,
ये था इसमें मेडावल से मॉडर्न मेट्रोपोलिस में था। मूसी रिवर क्या है? मूसी रिवर जो मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। मूसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की। इट्स ओरिजिन इज इन द अनंतगिरी हिल्स नियर विक्रम बाठ, ठीक है, नियर विकाराबाद इन तेलंगाना। फाइनली इट मर्जेज इन द कृष्णा रिवर नियर वड़ापल्ली विलेज इन नालगांव डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना में मर्ज होती है, ठीक है, तेलंगाना में ये मर्ज होती है, ठीक है, कृष्णा रिवर की, तो याद रखना कहाँ मर्ज होती है, इट मर्ज तेलंगाना, बस इंटू द कृष्णा रिवर, दैट्स इट, ठीक है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ठीक है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ठीक है। मेडिटेशन इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस, ठीक है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे क्या बोल रहा है? मेडिटेशन इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस बेस्ड ऑन फोकसिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन फोकसिंग अटेंशन ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, द प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना रहता है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। इट्स पर्पज इज टू अचीव मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्या पर्पज इसका? अचीव मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, पीस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। मेमोरेबल फैक्ट्स क्या है? द यूनाइटेड नेशंस हैव डिक्लेयर्ड 21 दिसंबर एज द वर्ल्ड मेडिटेशन डे। 21 दिसंबर क्या रहेगा? ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे रहेगा, ठीक है। इंडिया रोल क्या है? इंडिया प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द अनोनिमस adoption of the resolution first world meditation day under the auspices of the United Nations. The first world meditation day was observed on 21 December 2024 को फर्स्ट मेडिटेशन डे मनाया गया था। On the eve of the World Meditation Day, 20 December 2024, the permanent mission of the India to the UN organization, an event held, क्या था? An event titled Meditation for the Global Peace and Harmony, yeah, Global Peace and Harmony at the United Nations headquarters in New York, ठीक है। On this occasion, the keynote address was delivered by globally recognized Indian spiritual leader श्री रवि शंकर, ठीक है, श्री रवि शंकर ने इसको एड्रेस किया था। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024, ऑक्सफोर्ड डिस्कवरी डिक्लेयर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिस्कवरी ने इसको ये भी पूछता कभी कभी। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 का देखना, ऑक्सफोर्ड डिस्कवरी डिक्लेयर ब्रेन रॉट एज द वर्ल्ड ऑफ द ईयर, एज द वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 का, ठीक है, ब्रेन रॉट। एंड मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो डिक्लेयर, क्या डिक्लेयर किया इसने? पोलराइजेशन एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2024 की बात हो रही है, याद रखना। कोलिंस डिस्कवरी ने क्या चूज किया है? ब्रैट एज द वर्ड ऑफ द ईयर। कैम्ब्रिज डिस्कवरी डिक्लेयर किया क्या है? मैनिफेस्ट एज द वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, इसे वर्ड ऑफ द ईयर एम्फेसिस करता है। ब्रेन रॉट किसका? ऑक्सफोर्ड का है। पोलराइजेशन मेरियम वेबस्टर का है, ठीक है। इससे ये वेबसाइट एक ऐप होती है ना, मरियम वेबस्टर का ऐप, ये वेबसाइट भी आप यहाँ पे जाके ना कुछ भी मीनिंग खोज सकते हैं। इसमें बहुत सारे इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको उसका बारे में बता देता है, ठीक है। मतलब मरियम वेबस्टर बहुत ज़्यादा अच्छा वेबसाइट है, अच्छा ऐप भी है, ठीक है। कोलिंस डिक्शनरी बहुत एग्जाम में पूछता भी है, बीपीएससी ने इसको पूछा था यार कि कौन सी डिक्शनरी कौन सा ईयर है। तो ऑक्सफोर्ड का ब्रेन रॉट है, मरियम वेबस्टर का पोलराइजेशन है, एंड कोलिंस डिक्शनरी का ब्रैट है, एंड कैम्ब्रिज का मैनिफेस्ट है, ठीक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024, ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। टाइम मैगजीन established in 1923 has been selecting the person of the year annually since 1927. In 1927, the first person of the year, then known as the man of the year, was Charles Lindbergh from India. Charles Lindbergh थे from India. महात्मा गांधी was the first and only Indian to be chosen as the person of the year in 1930 में। इसको चूज किया था महात्मा गांधी को सिर्फ पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, एंड 1930 में चूज किया था। हाउ इन 2014 एंड 2016 इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर पोल, ठीक है, ऑनलाइन रीडर पोल्स में, ठीक। मेमोरेबल फैक्ट्स क्या है? इन 2024 द प्रेस्टिजियस यूएस इंटरनेशनल मैगजीन टाइम अनाउंस्ड द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। इन 2024 डोनाल्ड ट्रंप वाज चूजन एज द पर्सन ऑफ द ईयर। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को चूज किया गया था पर्सन ऑफ द ईयर। याद रखना भाई, बहुत फेमस चल रहा है इसमें, मतलब एकदम फॉर्म में चल रहा है भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब, चूज एज द पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। इट इज नोटेबल दैट अर्लियर 2016 मिस्टर ट्रंप वाज आल्सो डिक्लेयर्ड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर व्हेन ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तब भी इनको डिक्लेयर किया गया था, टाइम का डिक्लेयर किया गया था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। एथलीट ऑफ द ईयर 2024 कैटलिन क्लार्क, अमेरिकन वुमेन्स बास्केटबॉल प्लेयर है, इनको एथलीट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया। सीईओ ऑफ द ईयर लीसा सू, सीईओ ऑफ द सेमीकंडक्टर कंपनी AMD। आइकन ऑफ द ईयर
एल्टन जॉन ब्रिटिश सिंगर जो है इनको आइकन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किए गए। कौन है? एल्टन जॉन ब्रिटिश सिंगर है, ठीक ना, तो याद रखना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 हम लोग पढ़ते हैं अब, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में 2025 हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक। देखना, द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI प्रोवाइड्स अ comprehensive study of the climate protection efforts of various countries. The 2025 edition of this index has been published annually since 2005. The 2025 version presents evaluation and comprehensive study of the climate protection performance of 63 countries and the European Union. ये during the UN climate change conference held in Baku, ये जो COP29 कहाँ पे हुआ है? बाकू में हुआ ना, COP29। बहुत इंपॉर्टेंट है यार लाइन। एक मिनट, जो COP29 हुआ है बाकू अजरबैजान में, द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, ठीक है, इंडेक्स 2025 CCPI was jointly released by the German Watch, the Climate Action Network and the New Climate Institute। इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है। The Climate Change Performance Index CCPI was jointly released by German Watch, the Climate Action Network CAN and New Climate Institute के द्वारा इसको रिलीज किया गया, ठीक है। This is the 20th edition of the index. No country was able to secure a position in the top 3 ranks of the CCPI, ठीक है। कोई भी कंट्री जो है सिक्योर नहीं की थी टॉप पोजीशन इन 3 रैंक्स के लिए। Denmark achieved the highest ranked country spot in CCPI 2025 with an overall 4th place. The other country in the top 10, हाईएस्ट रैंक किसका है? डेनमार्क का, इसमें अचीव किया है। अदर कंट्री इन टॉप 10 कौन कौन? नीदरलैंड्स हैं, यूके हैं, फिलीपींस हैं, मोरक्को, नॉर्वे एंड इंडिया भी परफॉर्म कर रहे हैं भाई। इंडिया भी टॉप 10 में, याद रखना भाई, याद रखना। द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया भी परफॉर्म कर रहा है। ईरान देखना, ईरान का है 70% रिसीव द लास्ट पोजीशन इन दिस इंडेक्स, वाइल सऊदी, मतलब ईरान का बहुत लोवेस्ट पोजीशन है इसमें क्लाइमेट में, वाइल सऊदी अरेबिया इज एट द 66th and Uruguay is 65th, ठीक है। इन CCPI द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट CO2 emitter चाइना, मतलब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इमिशन कौन है? चाइना है, या CO2 emitter है। उसके बाद USA भी, इसको इंडिया है। हमारी सेकंड लार्जेस्ट CO2 emitter कौन है? पहला चाइना, दूसरा जो है कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स है, तीसरा कौन है? इंडिया है। Only 2 G20 countries, the UK and India, are included as high performance in CCPI, जो हाई परफॉर्मेंस में, याद रखना। And it is worth noting that G20 countries are responsible for more than 75% of the global greenhouse gas emission। यार याद रखना, G20 कंट्री जो है ना, 20 कंट्रीज में है ना, ये लगभग 90 कंट्रीज हैं एंड एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन है, इसको याद रखना। G20 में कौन कौन है? G20 में याद भूल जाते हैं लोग, देखना पूछा था, में क्वेश्चन पूछ लिया था। इसमें कितना G20 में? 19 कंट्रीज हैं प्लस एक अफ्रीकन यूनियन है, और एक अफ्रीकन यूनियन है, एक यूरोपियन यूनियन, ठीक है। एक यूरोपियन यूनियन है, तो लगभग 21 इसमें मेंबरशिप आती है, ठीक है। यानी G20 इसको बोला जाता है। अब देखना, अरे क्या करते हैं, देखिए G20 कंट्रीज ना, G20 कंट्रीज कितना रिलीज करते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 75% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मतलब 75% ये ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन करते हैं। कौन? ये G20 कंट्रीज वाले, ठीक है ना। कंपोनेंट्स क्या है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का? दिस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द, यहाँ पे देखना, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया? जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एंड CAN न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा। कंपोनेंट क्या है CCPI की? द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री अक्रॉस 14 इंडिकेटर्स डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। दिस 4 कैटेगरी कौन है? कौन कैटेगरी लिया गया है? ग्रीन हाउस गैस इमिशन 40% ऑफ टोटल स्कोर, रिन्यूएबल एनर्जी 20% टोटल स्कोर, एनर्जी यूज 20% ऑफ टोटल स्कोर, क्लाइमेट पॉलिसी को भी लिया गया, ठीक है। इंडिया परफॉर्मेंस, इंडिया सिक्योर 10th पोजीशन, ठीक है। इंडिया कितना रैंक है? इंडिया सिक्योर 10th पोजीशन, ठीक है। In the climate change performance index 2025, India was ranked 8th in 2023 and 7th in 2024। तो मतलब थोड़ा खराब हुआ इसमें परफॉर्मेंस। इंडिया परफॉर्मेंस इन द 4 कैटेगरी दैट डिटरमाइन दिस इंडेक्स एज फॉलोज। ये सब पूछना नहीं, लेकिन फिर हम बता रहे हैं कि तक की आइडिया बना रहे हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन 13 है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना है? 13 रैंक दिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी 13th, एनर्जी 11 एंड क्लाइमेट पॉलिसी
7 ठीक. Rule of law index 2024, India ranked 79 out of 142 country in the rule of law index. ये इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, ठीक है. रिलीज बाय द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन रिलीज करता है याद है ना. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिलीज बाय द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ठीक है. रिलीज बाय द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ठीक है. अब वाशिंगटन डीसी बेस्ड थिंक टैंक. ग्लोबली डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड जर्मनी स्टूड इन टॉप 5 प्लेसेस. टॉप 5 प्लेस में सब आते हैं. इंडिया परफॉर्म टॉलरेबली ऑन गवर्नेंस इंडिकेटर्स, constraints on governance power, constraints on government power and open government. Yeah. Governance ranks showed India's push for the better governance framework and also the immediate lapses rank of the coordination and intensity in the first. It has put up a poor show in the protection of the fundamental right, the order and security of the people, and the efficiency of the criminal justice. It put it in perspective. Singapore, known for strict enforcement of the business contract, yeah, for both the absence of the corruption and regulatory. सिंगापुर जो है इसके लिए जाना जाता है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट रैंक 3rd out of 142 फॉर बोथ द अब्सेंस ऑफ करप्शन एंड रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट ऑफ द 8 and 1/42 ऑफ सिविल जस्टिस डिलीवरी विद एन ओवरऑल ग्लोबल रैंक सिस्टम. पर सिंगापुर में बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है इन्फोर्समेंट ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए. विद इन साउथ एशिया इंडिया रैंक 3rd, ठीक है. इंडिया रैंक 3rd आफ्टर नेपाल. साउथ एशिया में इंडिया को कितना रैंक मिला है? 3rd मिला है नेपाल के बाद, ठीक है. एंड श्रीलंका आफ्टर नेपाल 3rd एंड श्रीलंका फॉलोड बाय बांग्लादेश 127, पाकिस्तान 129 एंड अफगानिस्तान 140. अब नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है. नोबेल प्राइज से क्वेश्चन बनेगा. 2024 में मिला था, अब इस बार भी 2025 में देखते हैं किसको मिल रहा है, ठीक. डिक्लेयर होगा अभी जल्दी में. नोबेल प्राइज 2024 हैज बीन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2024, मतलब अक्टूबर में ही रिलीज करेंगे ये लोग. एस्टैब्लिश इन 1895, कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1895. ये पूछते नहीं लेकिन ये पढ़ लेना फिर भी. फर्स्ट अवार्ड इन 1901 में इसको फर्स्ट अवार्ड किया गया था. फाउंडर कौन था? अल्फ्रेड नोबेल थे, हु लेफ्ट हिज फॉर्च्यून टू क्रिएट द प्राइज. अल्फ्रेड नोबेल ने इसका फाउंडेशन किया था. ये भी पूछा था एग्जाम में, इसको याद कर लेना. कैटेगरी कौन है? देयर आर 6 मेन कैटेगरी हैं. कौन कैटेगरी है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन है, लिटरेचर है, पीस है. अवार्डेड बाय द नॉर्वेजियन. पीस के लिए किस कौन देता है? अवार्डेड बाय नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी इसको देती है. एंड इकोनॉमिक साइंस, जो इकोनॉमिक साइंस है, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड इकोनॉमिक साइंस 6, ठीक है. 6 कैटेगरी में दिया जाता है. ऑफिशियली क्या बोलते हैं? ऑफिशियली द सोवरिक्स रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस है, ठीक है. सोवरिक्स रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज. एंड पीस वाला कौन देता है? अवार्डेड बाय द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी. नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है. इकोनॉमिक वाला कौन देता है? इकोनॉमिक वाला देता है सोवरिक, ठीक है. सिवरिक्स रिक्स बैंक, ठीक है. सिवरिक्स रिक्स बैंक प्राइज, ठीक है. सिवरिक रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस है, ठीक है. इन मेमोरी ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल एस्टैब्लिश इन 1960. इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था इकोनॉमिक के लिए? 1968 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है. 1968. द फर्स्ट प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज अवार्डेड टू रगनार फ्रिश. ये फर्स्ट प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज वाज अवार्डेड टू रगनार फ्रिश एंड जॉन तिनबर्गन इन 1969 में दिया गया था. नोबेल प्राइज, अब देखिए जो एरिया ना, देखना नाम याद भले नहीं रहेगा लेकिन किस एरिया में दिया गया था इसको याद रखने का, मतलब कौन सा खोज किए थे थोड़ा पता होना चाहिए. मतलब 100% आपको पता होना चाहिए भाई. पूछ सकते हैं कभी भी. नाम भले नहीं, लोग कहते हैं नाम डिफिकल्ट होता है, सही बात है, हमको भी डिफिकल्ट लगता है. उसको भूल जाएगा कोई बात नहीं, फिर नाम पढ़ लेना, आँख से जाएगा, सामने से जाएगा ना, एग्जाम में थोड़ा कैच कर लेगा. लेकिन एरिया आपको पता होना चाहिए किस एरिया में किए थे. देखना, नोबेल पीस प्राइज जो फिजिक्स में किया क्या था, किसको मिला था? जॉन एच होपफील्ड एंड गैफरी एच हिंटरमैन को मिला था. लेकिन एरिया क्या था देखना, 2 पायनियर्स हुज सेमिनल कंट्रीब्यूशन हैव लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न. यहाँ पे किसके लिए मिला था? मॉडर्न आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क के लिए मिला था एंड मशीन लर्निंग के लिए मिला था, ठीक है. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड मशीन लर्निंग के लिए मिला था इनको. देयर इनोवेशन हैव लेड फॉर रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द फील्ड सच एज फिजिक्स, बायोलॉजी, फाइनेंस, मेडिसिन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ओपन एआई, चैट जीपीटी. इसमें हेल्प करेगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग के थ्रू. एंड केमिस्ट्री में किसको मिला था? केमिस्ट्री के लिए द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री हैज बीन अवार्डेड बाय द रॉयल स्वीडिश अकेडमी. कौन अवार्ड किया था? रॉयल स्वीडिश अकेडमी. और यहाँ क्या था? यहाँ पे कौन अवार्ड करता है? यहाँ पे
अवार्डेड बाय नॉर्वेजियन, ये सब तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी करती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन लिटरेचर रॉयल स्वीडिश एकेडमी करती है। और पीस के लिए कौन करता है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी करती है। इकोनॉमिक के लिए कौन करता है, सोवरिक्स रिक्स बैंक करता है, ठीक है ना, 3 लोग करते हैं 3 एरिया में, ठीक है। इसके बाद में सोवरिक्स सोवरिक्स रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज, ठीक है। तो इसको याद रखना। नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, जिसके द्वारा अवार्डेड बाय द रॉयल स्वीडिश कमेटी, ठीक है, अवार्डेड बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ द साइंस, विद हाफ ऑफ द प्राइज गोइंग टू डेविड बेकर को मिला है फॉर हिज वर्क इन कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, ठीक है, कंप्यूटेशनल इसके लिए कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए उनको मिला है। एंड द अदर हाफ शेयर्ड बाय द डेमिस हबीस एंड जॉन एम जम्पर को मिला है, ठीक है, फॉर देयर ब्रेक थ्रू इन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन के लिए उनको मिला है, ठीक। डेविड बेकर एंड हिज रिसर्च ग्रुप have pioneered the use of the computational method to design entirely new protein, expanding the possibilities of the protein engineering, ठीक है। AlphaFold 2 breakthrough in 2020, Hassabis and Jumper introduced AlphaFold 2, an AI-driven system that revolutionized the prediction of the protein structure। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी में देखा, मेडिसिन के लिए देखा ना, ये तो केमिस्ट्री के लिए हो गया। अब आप लोग देखिए नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इन 2024 Nobel Prize in Physiology and Medicine was awarded to Victor Ambros and विक्टर अम्ब्रोस को मिला है। इसको मैं रेट्स कर दे रहा हूँ क्योंकि भूल जाएंगे तो उसको एरिया याद रखना। विक्टर अम्ब्रोस को मिला है एंड गैरी रूकुन को मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ, इसके लिए डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए, ठीक है, एम आरएनए किसको बोलते हैं, लेकिन क्या माइक्रो आरएनए बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए के लिए मिला है। एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन, दैट्स रोल इन post transcriptional gene regulation by the Nobel Assembly at Karolinska Institute, ठीक है, by the Nobel Assembly at Karolinska Institute at Stockholm, Sweden में मिला है, ठीक है। Together Ambrose and Rokum uncovered that Lin4 microRNA and binds the Lin14 to mRNA, preventing the production of the Lin14 protein, ठीक है। और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में किसको मिला है, ये भी बहुत फेमस था। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हैज बीन अवार्डेड टू हांगकांग को मिला है, हांगकांग को मिला है, साउथ कोरियन थी ये ऑथर, ऑनर्ड फॉर किसके लिए, हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमा एंड एक्सपोज ऑफ द फ्रैगिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, इसके लिए मिला है इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमा एंड एक्सपोज द फ्रैगिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हर 2007, ठीक है। द नोबेल क्या था 2007 का नोबेल था, द वेजिटेरियन विच ब्रॉट हर द ग्लोबल रिकॉग्निशन, नोटेबली हान की द फर्स्ट साउथ, मतलब इनको मिला है कि इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमाज के लिए एंड एक्सपोज द फ्रैगिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। नोटेबली हानकांग इज द फर्स्ट साउथ कोरियन अथॉरिटी टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, मतलब लिटरेचर में इनको पहली साउथ कोरियन वो थी, इनको मिला है, ठीक है, लिटरेचर में फर्स्ट साउथ कोरियन थी हानकांग जो है, इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज का देखना किसको मिला है, देखना नोबेल पीस प्राइज फॉर 2024 वाज अवार्डेड टू द जापानी ऑर्गेनाइजेशन, किसको मिला, जापानी ऑर्गेनाइजेशन निहो हिदायंको को मिला, ठीक है, निहो हिदायंको को फॉर इट्स एफर्ट्स टू अचीव वर्ल्ड फ्री न्यूक्लियर वीपन, ठीक है। निहो हिदायंको एक जापानी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन कोई व्यक्ति नहीं है ये, ठीक है, जो जापानी ऑर्गेनाइजेशन है निहो हिदायंको, ठीक है, कोई ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कोई पर्सन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जापानी ऑर्गेनाइजेशन निहो हिदायंको फॉर इट्स एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वीपन, ठीक है, वर्ल्ड फ्री ऑफ फॉर इट्स एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वीपन, ठीक है, वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वीपन एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी, ठीक है, and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapon must never be used again. Nihon Hidayanko is a grassroots movement made by the Hibakusha, survivor of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अब देखिए नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स में किसको मिला, नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाज अवार्डेड टू, जिसको अवार्ड किया गया डैरन अमाग्लू, सिमोन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को फॉर देयर रिसर्च इनटू डिफरेंसेस इन प्रॉस्पेरिटी बिटवीन नेशन, ठीक है, फॉर देयर रिसर्च इनटू डिफरेंसेस इन, किसके लिए मिला है, फॉर देयर रिसर्च इनटू डिफरेंसेस इन प्रॉस्पेरिटी बिटवीन नेशन, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बिटवीन
नेशन, ठीक है, मतलब क्यों नेशन जो कुछ प्रॉस्परस होते हैं कुछ पुअर होते हैं। इन्होंने बताया था कि ना जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, आप यदि आपकी इंस्टीट्यूशन जो है बेटर है ना तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप रीच हो जाएंगे। अब यदि आपकी जो फाउंडेशन इंस्टीट्यूशन है ना यदि वो पुअर रहेगी तो आप कंडीशन जो बहुत खराब हो गई। मतलब इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है मतलब वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, ये सब अच्छी होंगी तो आपकी जो अच्छे से काम करेंगे। नहीं तो कोई भी इंस्टीट्यूशन खराब रहेगी तो सीधा जाएगी dwindling कंडीशन में चली जाएगी, ठीक है। इसको याद रखना आप लोग, ठीक। तो इसको आपको याद रखना, ठीक। अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन स्टॉकहोम इन 2024। अवार्ड कहाँ पे अनाउंस किया गया था? स्वीडन में, स्टॉकहोम में 2024 में। द थ्री अवार्ड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन। इन्होंने क्या किया था? The award was announced in Stockholm. The three awardees have demonstrated the importance of societal institution. उन्होंने demonstrate किया था, ठीक है। क्या demonstrate किया था? Societal institution for country's prosperity. ये societal institution, the importance of societal institution, ठीक है। Importance of social institution for country's prosperity के लिए उन्होंने बताया था, ठीक है। Demonstrate किया था कि सोशल इंस्टीट्यूशन का कितना इंपॉर्टेंस है कंट्रीज की प्रॉस्पेरिटी के लिए। Acemoglu and Robinson published their first co-authored book on the subject. कौन सा इन्होंने बुक पब्लिश किया था? इकोनॉमिक ओरिजिन, ठीक है। इकोनॉमिक ओरिजिन, ठीक है। इकोनॉमिक ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। 2006 में इन्होंने पब्लिश किया था। एसमोगलू एंड रॉबिन्सन आर को ऑथर ऑफ द प्रोमिनेंट बुक। एक देखिए इन्होंने लिखा था एक मोगलू एंड रॉबिन्सन आर को फाउंडर ऑफ द प्रोमिनेंट बुक। कौन सा था? वाई नेशंस फेल, द ओरिजिन ऑफ द पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी 2012 एंड द नैरो सिक्योरिटी, ठीक है। एंड नैरो सिक्योरिटी इन्होंने लिखा था, ये इसको जान लेना आप लोग यार। अब टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, फिर वही वाला आ गया टाइम वर्ल्ड रैंकिंग का। मतलब हमको लगता है पॉसिबिलिटी बहुत कम, जितने यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाले हैं ना पॉसिबिलिटी वेरी लेस टू बी आस्क्ड। फिर पढ़ लेना, मतलब if it has passed from your eyes ना then you can remember if by mistakenly comes in exam। क्या बोला देखना टाइम्स, क्या बोलना है इसमें देखना। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखना 2025 का। टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ the Times World University Ranking is an annual publication of the British magazine Times Higher, ठीक है। Times World, ठीक है। एक मिनट यार। Times World University Ranking is an annual publication of the British magazine Times Higher Education, ठीक है। Times Higher Education. This ranking is based on a new World University Ranking 3.0 methodology, WUR3 methodology. Under this methodology, the performance of an institution measured on the basis of 18 performance indicators grouped into 5 areas. टीचिंग कौन कौन से एरिया में? टीचिंग में, रिसर्च इन्वायरमेंट में, रिसर्च क्वालिटी में, इंटरनेशनल आउटलुक एंड इंडस्ट्री में, ठीक है। मेमोरेबल फैक्ट्स कौन कौन है? टाइम्स हायर एजुकेशन रिलीज द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। This is the 21st edition of the report. In 2025, ranking a total of 2092 universities from 115 countries and regions were ranked. The United States had the highest representation. United States has the highest representation with 174 institutions included. तो इसमें 174 institutions थे। देखिए वहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प ना, वो खुद कहते हैं यार कि वो यूएस के इंस्टीट्यूशन बहुत बेस्ट हैं, यहाँ पे से जो निकलेंगे स्टूडेंट्स वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। ये सही बात है भाई, जो है तो है भाई, ठीक है ना, क्योंकि फैसिलिटी बहुत है ना इसी वजह से। इन द टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के यूके का, ठीक है। इन द टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके का सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हैज हेल्ड द टॉप स्कोर फॉर द 9th कंसेक्यूटिव ईयर, इसको टॉप पोजीशन मिला है, ठीक है। According to the latest ranking, the Indian Institute of Science Bangalore is the top institution from India से कौन top institution? Indian Institute of Science ISC जो है top institution है इंडिया से, ठीक है ना। It was placed in the 201st and 250 rank band. इस किस बैंड में? 201st and 250 रैंक बैंड में इसको रखा गया, ठीक है। टाइम्स वर्ल्ड
टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटी कौन कौन है देखना, ये याद रखना। आईएससी जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है, आईएससी जो है फर्स्ट नंबर पे आता है बेंगलुरु में। इसका एस्टेब्लिशमेंट रैंक किसके बीच में था, रैंक बैंड 201 से 250। उसको अन्ना यूनिवर्सिटी, फिर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है केरला की, फिर सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस है चेन्नई की, देन सुलिनी यूनिवर्सिटी अब बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस भोजोल हिमाचल प्रदेश की है। देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII हैज बीन पब्लिश्ड एनुअली सिंस 2007। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हैज बीन पब्लिश्ड एनुअली सिंस 2007 बाय, इसके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश किया जा रहा है, बताना। एक मिनट यार, किसके द्वारा पब्लिश किया जा रहा है, बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, वर्ल्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये पब्लिश किया जा रहा है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, या स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसका, यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है सब, ठीक है। द 2024 GII was released on September 26, marking its 17th edition. The theme for this edition is unlocking the promise of social entrepreneurship. The theme for this edition is क्या है, अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अनलॉक करना है प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, उसी को अनलॉक करना है ना। दिस इंडेक्स इवैल्यूएट्स द रैंक्स, ठीक है, दिस इंडेक्स इवैल्यूएट्स एंड रैंक्स द इनोवेशन परफॉर्मेंस ऑफ 133 इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। दिस इंडेक्स द इंडेक्स इवैल्यूएट्स एंड रैंक्स द इनोवेशन परफॉर्मेंस ऑफ 133 इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड, इवैल्यूएट करता है 133 इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड में, ठीक है, ठीक। फॉर द 14 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है, फॉर द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसका, यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, याद रखना भाई, ठीक है ना। द इंडेक्स इवैल्यूएट्स एंड रैंक्स द इनोवेशन परफॉर्मेंस ऑफ 133 कंट्रीज इन 14 कंसेक्यूटिव ईयर। स्विट्जरलैंड जो परफॉर्म किया हमेशा फर्स्ट पे, ठीक है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे, ठीक है, वर्ल्ड इसमें वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया जो है फर्स्ट पे, ठीक है ना, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक। इंडिया जो है स्विट्जरलैंड जो फर्स्ट पे, ठीक है, स्विट्जरलैंड कंसेक्यूटिवली फर्स्ट पे है, ठीक है, रैंक फर्स्ट द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी वाइल द अंगोला रैंक द लास्ट एट 133, अंगोला जो लास्ट में है 133 पे। द कंट्री दैट इम्प्रूव्ड द मोस्ट इन GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग सिंस 2013 इंक्लूडेड, कौन इंप्रूव किया, चाइना ने इंप्रूव किया, टर्की ने, इंडिया ने, वियतनाम ने, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ईरान एंड मोरक्को। इन द टॉप 40 इकोनॉमी ऑफ द GII 2024 ओनली 5 आर मीडियम इनकम कंट्री, ठीक है, 5 जो है सिर्फ मीडियम इनकम कंट्री है। इकोनॉमी जो चाइना 11th पे है इसमें, ठीक है, मलेशिया, फिर तुर्की, बुल्गारिया, इंडिया 39। अच्छा इंडिया का रैंक कितना है, ठीक है, किसका रैंक देखना, इंडिया चाइना 11th पे, लेकिन इंडिया का रैंक देखना 39 है, मतलब इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है इसमें वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में, इंडिया का रैंक 39 है, ठीक है। टॉप 3 कंट्रीज कौन, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, फिर स्वीडन है, ठीक है, फिर यूएसए थर्ड पे है इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, स्विट्जरलैंड टॉप पे है, याद रखना, यूएसए थर्ड पे। इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड द इनोवेशन ओवर परफॉर्मेंस, ठीक है, इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया एज इनोवेशन ओवर परफॉर्मेंस, ठीक है, ओवर परफॉर्मेंस के रूप में फॉर द 14th कंसेक्यूटिव ईयर 2011 से 2024 तक। रैंकिंग 39, इसको रैंक कितने मिला, 39 मिला इंडिया को, इसमें किसमें, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में, कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड वीपो पब्लिश करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, ठीक है, 38.3 अप टू, इसमें सुधार हो, पहले के 2023 में इसका 14th रैंक था, लेकिन अब सुधार हुआ है 39th हुआ, ठीक है, अब सुधार हुआ 39th हुआ है। इंडिया इज द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया, ठीक है, इंडिया जो है मोस्ट इनोवेशन इकोनॉमी है, ठीक है, इंडिया इज द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी इन द सेंट्रल एंड साउथ एशिया में, मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक, ठीक है। इंडिया इज द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी है, ठीक है, इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया में, एंड रैंक्स फर्स्ट अमंग 38 लोअर मिडिल इनकम में, 38th लोअर मिडिल इनकम कंट्री, ठीक है,
and rank first among 38 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में, ठीक है ना। एंड देखना ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सुनना क्या बोल रहा है इसमें। रिसेंटली इन अक्टूबर 2024 द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI वाज रिलीज्ड, ठीक है, GHI वाज रिलीज्ड, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, हाईलाइटिंग इंडियाज कंटिन्यू एंड सीरियस हंगर क्राइसिस, ठीक है, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही है। थीम क्या था ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, थीम फॉर 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स हाउ जेंडर जस्टिस, थीम याद रख लेना, पूछ लेते हैं लोग कभी कभी, थीम क्या है, हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जीरो हंगर, ठीक है, हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जीरो हंगर को एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए ग्लोबल हंगर ट्रेंड्स क्या है, द वर्ल्ड 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI स्कोर क्लासिफाइड एज द मॉडरेट हंगर, ठीक है, वर्ल्ड का बता रहा है कि मॉडरेट हंगर है। दिस रिप्रेजेंट्स ओनली अ स्लाइट डिक्रीज फ्रॉम 2016, ये थोड़ा इंक्रीज मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है, इंडिकेटिंग स्लो प्रोग्रेस है। कंट्रीज विद GHI स्कोर लेस देन 5 आर रैंक्ड एट सेम पोजीशन एज रैंक फर्स्ट, देयर आर टोटल 22 कंट्रीज रैंक्ड फर्स्ट पोजीशन इंक्लूडिंग बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, चिली, चाइना। अफ्रीका, साउथ ऑफ सहारा एंड साउथ एशिया एग्जिबिट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हंगर, अफ्रीका में, साउथ ऑफ सहारा में एंड साउथ एशिया में एग्जिबिट हाईएस्ट लेवल ऑफ हंगर, 6 कंट्री। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट थोड़ा कि पूछते हैं हंगर से, इनको पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछते हैं एग्जाम वाले, यूपीएससी वाले, पीसीएस वाले। 6 कंट्री इंक्लूडिंग सोमालिया, यमन, चाड, मेडागास्कर, बुरुंडी एंड साउथ सूडान फेस द अलार्मिंग लेवल ऑफ हंगर, मतलब यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा हंगर है, ठीक है, यहाँ पे हंगर की कंडीशन बहुत खराब है। देन देखना सोमालिया फेसेस अ प्रोलॉन्ग्ड हंगर क्राइसिस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, देखना इसको ये पूछता ही है, सोमालिया क्यों फेस कर रहा है ये हंगर क्राइसिस, देखना सोमालिया फेसेस अ प्रोलॉन्ग्ड हंगर क्राइसिस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड क्लाइमेट शॉक्स with 51.3% of the population lacking sufficient calories, the second highest globally, मतलब आधा पॉपुलेशन जो इसे फेस कर रहा है यार, कैलोरी प्रॉपर नहीं मिल रही, प्रॉपर इनटेक ऑफ कैलोरी नहीं मिल रहा इन लोगों को। एट द करंट पेस ग्लोबल हंगर विल नॉट बी एरेडिकेटेड बाय 2030, और इसके बेसिस बोला जैसे चल रहा है ना, जितने रेट से प्रोग्रेस हो रहा है, तो ग्लोबल हंगर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, तो पहला वाला पॉवर्टी है, दूसरा हंगर है, तीसरा हेल्थ है, चौथा एजुकेशन, फिफ्थ वाला जेंडर इक्वालिटी है, सिक्स्थ वाला क्या है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सिक्स्थ वाला वाटर अवेलेबिलिटी है, ठीक है, क्लीन वाटर सैनिटेशन है, सेवंथ वाला क्या है क्लीन एनर्जी है, ठीक है, एट्थ वाला है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाला रहेगा, ठीक है, फिर नाइन्थ वाला इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, टेंथ वाला इनइक्वालिटी रिड्यूस करने की बात कर रहा है, 11th वाला ये भी ऐसी बात कर रहा है इकोनॉमिक से रिलेटेड, ठीक है, और 12th वाला क्या था 12th वाला कंजप्शन की बात किया, ठीक है, प्रॉपर सस्टेनेबल कंजप्शन की बात किया, 13 वाला क्लाइमेट की बात किया है, 14th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या बात किया, लाइफ बिलो वाटर की बात किया, फिर 15th क्या बात किया, लाइफ ऑन लैंड की बात किया है, ठीक है, उसके बाद 16 क्या बात किया है, 16 की बात किया है कि जस्टिस की बात किया है, ठीक है, जस्टिस की बात किया है, और 17 क्या बोल रहा है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वही बात किया है कि प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए टू अचीव दिस गोल, ठीक है, तो यही मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दिया उसका वो मटेरियल, वहाँ से भी दे सकते हैं टेलीग्राम लिंक पे भी। तो मतलब इम्पोर्टेंट है यार, जो इम्पोर्टेंट है टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए, डोंट स्टडी मोर देन दैट, ठीक है, इतना हाईलाइट क्यों, बस उतना पढ़ के जाना है, ठीक है। देखना सोमालिया फेसेस प्रोलॉन्ग हंगर स्ट्राइक, ठीक है, यहाँ पे देखना एट द करंट पेस ग्लोबल हंगर विल नॉट बी इरेडिकेटेड बाय 2030, द ग्लोबल हंगर जो है इरेडिकेट नहीं होगी 2030 तक, ये प्रोग्रेस कंटिन्यू एट द ऑब्जर्वर रेट, लॉन्ग हंगर ग्लोबली मे नॉट बी, द लो हंगर ग्लोबली मे नॉट बी अचीव अंटिल 160 तक, मतलब हंगर खत्म नहीं कर सकते विच ओवर 130 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 130 ईयर्स लग जाएगा भाई, मतलब बहुत टाइम लगेगा भाई हंगर खत्म करने में। हंगर इज क्लासिफाइड अलार्मिंग इंसेस कंट्री, कहाँ पे, बुरुंडी, चाड, मेडागास्कर, सोमालिया, साउथ सूडान एंड यमन में यहाँ पे अलार्मिंग कंडीशन है, ठीक है, मतलब इस अफ्रीकन कंट्री है ना, तो यहाँ पे हंगर जो है अलार्मिंग स्टेज पे है। एडिशनली देखना 36 कंट्री आर एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, 36 कंट्री जो है एक्सपीरियंस कर रही है क्या, आर एक्सपीरियंस सीरियस हंगर लेवल, ठीक है, 36 कंट्री जो है सीरियस हंगर लेवल्स वहाँ पे जाते हैं,
अब देखना सबसे खराब कंडीशन देखना, सोमालिया का सबसे खराब कंडीशन है भाई। सोमालिया का कंडीशन बहुत खराब है, इतना 127 रैंक पे। उसके बाद यमन है, चाड है भाई, मेडागास्कर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, इन सबका जो कंडीशन है बहुत खराब है यार। तो एजुकेशन क्या बात करेंगे, भूखे रहेंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे यार। इसलिए पहले डेवलपमेंट, बेसिक चीजें आपको डेवलप कर लेनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट को यू शुड डेवलप योर बेसिक थिंग, देन यू कैन स्टडी प्रॉपर्ली, ठीक है। यहाँ पे देखना हंगर ट्रेंड इन इंडिया इन जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, इंडिया रैंक कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको एग्जाम में पूछ सकता है कि इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 इंडिया रैंक इज 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज, ठीक है। 127 कंट्रीज में इंडिया का जो रैंक पहले 107 था, फिर इस बार कितना आया इंडिया का रैंक 2024 में 105th रैंक आया, ठीक है ना। इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105th है, ठीक है। इंडिया जीएचआई स्कोर 27.3 कैटेगराइज एज सीरियस कैटेगरी में आता है, ठीक है। स्लाइटली इंप्रूव हुआ है इसमें। अंडर नरिश चिल्ड्रन, ठीक है, अंडर नरिश चिल्ड्रन 13.7% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 आर अंडर नरिश, ठीक है, अंडर नरिश चिल्ड्रन, ठीक। 13.7% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर अंडर नरिश, ठीक है, मतलब इतने परसेंट चिल्ड्रन जो है अंडर नरिश्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड चिल्ड्रन की बात क्या बोला है, 35.5% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टिंग क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। वेस्टेड चिल्ड्रन की बात कर रहा है, 18.7% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर वेस्टेड, द हाईएस्ट ग्लोबली इंडिकेटिंग एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात कर रहा है, 22.9% ऑफ द चिल्ड्रन डाई बिफोर एज ऑफ 5 ईयर। पूछेगा नहीं लेकिन बस याद रखना। अच्छा ये बताना है इसमें कि ये इसमें स्टंटेड का मतलब क्या होता है, स्टंटेड का मतलब क्या होता है बताइए। मतलब आपका जो हाइट रहेगा ना, हाइट जो आपकी लो रहेगी एज पर द एज, जितना आपका एज रहेगा उसके हिसाब से आपकी हाइट जो कम रहेगी। स्टैंडर्ड बोलते हैं मतलब छोटा, स्टैंड मतलब क्या होता है छोटा, एंड वेस्टेड मतलब क्या होता है वेस्ट, जो वेस्टेड मतलब क्या होता है आपकी जो हाइट रहेगी ना, मतलब आपका जो वेट रहेगा ना बहुत कम रहेगा, ठीक है। आपका जो वेट रहेगा बहुत कम रहेगा आपके हाइट के अकॉर्डिंग, इसको वेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐसे याद करिए कि आप कूड़ा फेंकने जा रहे हैं, कूड़ा फेंकने जा रहे हैं, कुछ वेट होगा आपकी हाइट जो है ज़्यादा है, कूड़ा फेंकने जा रहे हैं, ठीक है, आपका जो वेट है कम है, ठीक है, मतलब पतले हैं एक तरह से बोल सकते हैं, तो इसको वेस्टेड बोलते हैं, वेस्ट फेंकने जा रहे हैं, ठीक है। और स्टंट मतलब आप स्टंट कर रहे हैं तो आप हाइट छोटी है, ठीक है, आप एज बहुत ज़्यादा है लेकिन हाइट छोटी है तो स्टंट बोलते हैं। तो तुम्हें याद रखना, कंसेप्ट पूछ लेते लोग, लेकिन बहुत कम पूछते हैं, लेकिन उसको थोड़ा पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर क्या है देखना, ये जो रैंक है इंडिया का ये याद रखना 105th रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। एंड ग्लोबल जीएचआई स्कोर, द ग्लोबल जीएचआई स्कोर इज 18.3 कंसीडर मॉडरेट, शोइंग slight improvements in 2016. Regional comparison देखिए, South Asian neighbors like Bangladesh, ठीक है, South Asian neighbors like Bangladesh, Nepal and Sri Lanka performs better, ठीक है। South Asian neighbors like Bangladesh, Nepal, Sri Lanka perform better, ठीक है। South Asian neighbors like Bangladesh, Nepal, ठीक है, South Asian neighbors like Bangladesh, Nepal and Sri Lanka perform better, all falling into the moderate category, ठीक है, all falling in the moderate category में फॉल करता है, ठीक है। South Asian neighbors like Bangladesh, Nepal, Sri Lanka perform better, all falling into the moderate category में फॉल करता है, ठीक है। क्या देखना, The Global Hunger Index (GHI) is a peer-reviewed report published annually by the Concerned Worldwide and Wealth Hunger Life. ये याद रखना कौन पब्लिश करता है, ठीक है, कंसर्न वर्ल्डवाइड एंड वेल्थ हंगर राइट जो है पब्लिश करते हैं, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है एज पीयर रिव्यूड रिपोर्ट पब्लिश एनुअली बाय, एनुअली पब्लिश होता है भाई, याद रखना कौन पब्लिश करता है, कंसर्न वर्ल्डवाइड एंड वेल्थ हंगर राइट, ये याद रखना पूछ सकते हैं, ठीक है। कंसर्न वर्ल्डवाइड एंड वेल्थ हंगर राइट जो पब्लिश करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज डिजाइन्ड टू कंप्रेहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट ग्लोबल, रीजनल and national levels, reflecting multiple dimensions of hunger over time. The global hunger index score is calculated on a 100-point scale, with 0 being the best, मतलब 0 स्कोर रहेगा तो आपका नो हंगर है, मतलब कोई हंगर ही नहीं, एंड हंगर बीइंग द वर्स्ट। 4 कंपोनेंट्स इंडिकेटर, ठीक है, 4 कंपोनेंट इंडिकेटर क्या क्या है देखना, मतलब 4 कंपोनेंट इंक्लूड करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये मतलब इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्या बोला देखना, कौन कौन इंडिकेटर है, अंडर नरिशमेंट है एक तो, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग में बताया ना, चाइल्ड स्टंटिंग हमेशा रहता है इसमें, और अंडर नरिशमेंट है, मोर्टेलिटी लास्ट में डेथ होता है ना, देखिए सब कुछ कम रहेगा। देखा अंडर नरिशमेंट मतलब क्या होता है, द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन हुज कैलोरिक इंटेक इनसफिशिएंट, ठीक है, कैलोरिक इंटेक जो है
अंडर नरिशमेंट में इनसफिशिएंट टू मेंटेन हेल्दी लाइफ एज डिफाइंड बाय द फूड एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, FAO के द्वारा पब्लिश किया था। अच्छा स्टंटिंग की बात बोल रहा है, क्या वो बोल रहा है इसमें, द शेयर ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर टू शॉर्ट फॉर देयर एज, देखना टू शॉर्ट फॉर देयर एज मतलब कि हाइट जो है वो कम है इसमें, ठीक है, उनकी हाइट जो है इसमें कम है, ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग में, और उनकी एज जो है अंडर 5 है, ठीक है। तो शेयर ऑफ द चिल्ड्रन whose age is under 5, ठीक है, whose age is under 5 who are too short for their age indicating chronic undernourishment, undernutrition, ठीक है। क्रोनिक अंडर नरिशमेंट होता है, मतलब क्रोनिक मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन बहुत कम है। अब चाइल्ड वेस्टिंग का देखना, द शेयर ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर मतलब 5 ईयर के अंदर होना चाहिए, हु आर टू थिन मतलब पतले हैं, उनके वेट जो है बहुत कम है, टू थिन एज पर देयर हाइट, ठीक है, उनके मतलब पतले हैं एज पर देयर हाइट जो है टू थिन है, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब जितनी हाइट है उसके हिसाब से वेट बहुत कम है, ठीक है, वेट बहुत कम है, हाइट मतलब टू थिन है, टू थिन फॉर देयर एज इंडिकेटिंग एक्यूट अंडर नरिशमेंट, ठीक है, एक्यूट अंडर नरिशमेंट बहुत कम मतलब न्यूट्रिशन मिलता है उनको। चाइल्ड मोर्टेलिटी का देखना, तो शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे मतलब बिफोर 5th बर्थडे के पहले वो लोगों का डेथ हो जाता है, ठीक है। द शेयर ऑफ द चिल्ड्रन हु डाई, ठीक है, द शेयर ऑफ द चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे, 5th बर्थडे के पहले उनका डेथ हो जाता है, ऑफन ड्यू टू इनएडेक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट। मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी किसको बोलेंगे, चाइल्ड, देखिए चाइल्ड एंड इन्फेंट, देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी में डिफरेंस होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी में डिफरेंस होता है। देखना इन्फेंट किसको बोलते हैं, द चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे मतलब जिनका 1 ईयर के अंदर इनका डेथ हो जाए चिल्ड्रन का, उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। एंड चाइल्ड इमोर्टेलिटी किसको बोलेंगे, उनको जिनका एज जो है जो अपने 5th बर्थडे के पहले ही जिनका डेथ हो जाए ना, उनको चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे मतलब उनका 5th बर्थडे वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, उसके पहले उनका डेथ हो जाता है, नहीं, वो चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलते हैं, ऑफन ड्यू टू इनएडेक्वेट न्यूट्रिशन अनहेल्दी इन्वायरमेंट के कारण उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं किस पे, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सबमिट्स एंड ऑर्गेनाइज। यहाँ से भाई क्वेश्चन बनता है एकदम बढ़िया बनता है, ठीक है, बढ़िया बनता है, अच्छे से क्वेश्चन बनाते हैं लोग। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या तो 1 लाइन में बना लेंगे, या मोस्टली 1 लाइनर ही बनाते हैं इसमें, कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, कौन कंट्री थी इसमें, ठीक है, मोस्टली बनाते हैं कि कहाँ पे हुआ था ये लोग कॉन्फ्रेंस, या थीम क्या था, ठीक है, ये पूछते हैं इसमें। आउटकम कभी पूछ लेते हैं, लेकिन थीम कहाँ था, कहाँ हुआ था, ये ज़्यादा पूछते हैं लोग, ठीक है ना। तो किससे रिलेटेड ये पूछ सकते हैं, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सबमिट्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इस वीडियो हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, ठीक है, अंत, ठीक है, अंत करते हैं इसका यहाँ पे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। और जो है वहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे आप ज्वाइन करके, ठीक है, आप आराम से ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर मटेरियल सेंड करता रहता हूँ, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो है यहाँ पे कमेंट में भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।